थैंक्स अ लॉट। क्या कौन से फोल्डर बढ़ा है। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन आपने देख ही लिया है, तो यहाँ से या जहाँ से मैम कहें आप बताएं सर, एक बार ब्रीफ इंट्रो हो जाए, आप कहाँ से हैं? जी, पार्डन, इलेक्ट्रिकल, जी मैम, जी। Myself Kalpana Salvi. I'm from Government Women Polytechnic College, Udaipur. I'm from Textile Design. ओके, ब्रीफ तो बोला उन्होंने, बट बहुत ही डिटेल में उन्होंने बता दिया। सौभाग्य रहा कलाम सर से मिलने का। और कोविड का जो रोबोट, इफ़ यू आर फ्रॉम जोधपुर और सबब्स एरिया, you might have seen somewhere in the media articles during the COVID time. So there was a robot which was being gifted to AIIMS डिलीवरी के लिए, फूड पैकेट्स एंड मेडिकल के लिए. सो आई मेड दैट रोबोट ड्यूरिंग दैट टाइम. थोड़ा सा आज तबीयत डाउन है तो बट सेशन लेना था, इस कारण से हो सकता है वॉइस में आपको रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद समथिंग लाइक, अभी एनर्जी डाउन है ना, तो विल स्टार्ट विद, अगर कोई हमसे पूछता है कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या है, मैंने आपसे पूछा इंट्रोडक्शन, आपने नाम वगैरह बता दिया, बट फ्रॉम द कोर हु आर वी, हम कौन हैं? हम वही हैं इतिहास की भित्ति पे जिसके चित्र हैं, हम वही हैं ये सोम ये मार्तंड जिसके मित्र हैं, और युग युगांतर में अनेक गाथाएं जिसकी व्याप्त हैं. सेनाएं हो मगर अक्षोहिणी, हम पांच ही पर्याप्त हैं. हम भारत की आधारशिला, भारत के भावी कर्णधार, इस पूज्य भूमि के परम उपासक, नव भारत के शिल्पकार, हम तेजस्वी, हम ओजस्वी, हम भारत माँ के नौनिहाल, भारत माँ के नौनिहाल. हम सब युवा हैं अंदर से, भले ही एज हमारी बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है. आज हम आए हैं एजुकेशन पेडागोजी एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करने. हालांकि मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, तो ये एक फॉर्मल सेशन नहीं रहेगा. मैं यहाँ पर आपसे ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ बातें हैं जो डिस्कस करना आया हूँ चीज़ों के साथ में, और एक इनफॉर्मल डिस्कशन है आप लोगों के साथ. कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी मैं लेके आया हूँ. स्किलोनेशन में हम क्या करते हैं, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग के ऊपर हम पेटेंट ले रहे हैं पेडागोजी पे. तो ये आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग क्या है, इसको हम अपनी पेडागोजी के अंदर अगर इम्प्लीकेट करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, तो किस तरीके से हम और बेटर इकोसिस्टम को फोस्टर कर सकते हैं, इस पर अपन कुछ बात करेंगे. कर्म ही उत्तर है. आपने सुना होगा एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड. या फिर हमने जब कहा कि भाई भारत ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं जीत रहा है, हमसे हो सकता है कॉलेज के टाइम से जब हम आ रहे हैं, एजुकेशन के अंदर से जब हम बढ़ते हुए आते हैं, तो हम देखते हैं अपने आसपास कभी कभी टारगेट बहुत बड़ा दिखता है कि शायद हमसे नहीं हो पाएगा, है ना. हमारे स्टूडेंट्स को अगर हम जैसे मोटिवेट करते हुए देते हैं, तो हम जो बातें करेंगे वो हम वापस आगे स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के लिए काम में ले सकें, उस हिसाब से इसको डायलॉग को अपन रखेंगे. तो इसका सबसे बड़ा सरल तरीका क्या है, सारे प्रश्नों का जो उत्तर है वो क्या है. आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप किसी डायलॉग के अंदर इंडल्ज हो जाएं, एक हीटेड आर्गुमेंट के अंदर उनको समझाने की कोशिश करें कि नहीं मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मैं कर सकता हूँ, या फिर अपना कर्म करें और कर्म को ही अपना उत्तर बताएं, यानी कर्म से ही उत्तर दें. तो कर्म ही उत्तर है. गणपति अथर्व शीर्ष का श्लोक है, त्वम ज्ञानमयो विज्ञानमयोसि, शुक्ल वर्ण या यजुर्वेद के अंदर आता है, यानी नॉलेज आपके अंदर ही है, आप ही हैं वो विज्ञान, वो नॉलेज, वो ज्ञान. तो हम ज्ञानमयो विज्ञानमयोसि. अब यहाँ दो बातें गौर करने की है, ज्ञान और विज्ञान को अलग क्यों बताया है, नॉलेज और साइंस में क्या डिफरेंस है. तो वहीं से शुरुआत करते हैं, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग. और पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज साइंस. आप लोगों का मूल, आप लोगों का जो विषय सब्जेक्ट्स रहे हैं, इट्स लाइक फ्रॉम द साइंस नाउ. So we are from the science stream and now we have enrolled into the several technical institutions. आपका शायद आर्ट्स रहा होगा, बट फिर भी 10th तक तो हम सब ने साइंस पढ़ाई है. आपके हिसाब से साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस? कोई भी जी प्लीज जी. To know something new. टू नो समथिंग न्यू. ग्रेट. सर, जहाँ हम रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, उसका ओरिजिन क्या है, उस चीज़ को जानना है, जो हम फेस कर रहे हैं उस चीज़ को एनालिसिस करना शायद भी. जी प्लीज. टू नो हाउ थिंग वर्क्स. तो वो फिजिक्स हो गया, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनन. आपने फिजिक्स की डेफिनेशन बताई, एनसीटी 11th चैप्टर, 11th क्लास फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट बुक. जी. सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर. हाँ, विज्ञान का, विशिष्ट ज्ञान की परिभाषा बता रहे हैं जी. जो अपने सराउंडिंग्स में डेली जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उन चीज़ों को एक तरीके से समझना. और कोई
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कॉज एंड इफेक्ट। सो बेसिकली आप सब लोगों ने बताया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। और व्हाट आर दोस 4 सब्जेक्ट्स विच कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से साइंस? आपके दिमाग में वो कौन से 4 सब्जेक्ट हैं जो आपके दिमाग में आते हैं जब मैं बोलता हूं साइंस या विज्ञान? फिजिक्स, मतलब बॉटनी जूलॉजी को बायो बोल देता हूं, कंबाइनिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो, ठीक है। नाउ गो टू योर 6th, 7th, 8th क्लास। 6ठी क्लास में जाइए, 7वीं में जाइए, 8वीं में जाइए। देयर वाज अ सब्जेक्ट नेम्ड सोशल साइंसेस, सामाजिक विज्ञान। देयर वाज अ सब्जेक्ट नेम्ड राजनीति विज्ञान और पॉलिटिकल साइंसेस। देयर वाज अ सब्जेक्ट मॉरल साइंसेस। देयर इज अ सब्जेक्ट इन ह्यूमैनिटीज विच इज कॉल्ड होम साइंसेस। हमारा एक परसेप्शन है, हमारा एक प्रिजम्पशन है दैट साइंस इज ओनली कंप्राइज ऑफ 4 सब्जेक्ट्स, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में वही 4 सब्जेक्ट है। अभी अपन ने क्वेश्चन किया, अभी अपन ने एक्सरसाइज की है, ठीक है। सो वी कैन नॉट डिनाई विद द फैक्ट नाउ। अब हमारे दिमाग में अगर ये 4 सब्जेक्ट है तो पॉलिटिकल के आगे साइंस क्यों लगाया? वेयर देयर इज नो फिजिक्स, नो केमिस्ट्री, नो मैथ्स एंड नो बायो। या सोशल के आगे साइंस क्यों लगाया व्हेन देयर इज नो फिजिक्स, नो केमिस्ट्री, नो मैथ्स, नो बायो? या मॉरल के आगे या होम के आगे वहां फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, मैथ्स नहीं है, बायो नहीं है, तो साइंस क्यों लगाया? आप लोगों ने 2 जनों ने नो वर्ड का काम में लिया है, टू नो। आप 90% तक सही है। असली में साइंस क्या है? साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंटिया व्हिच मींस टू नो। यू वांट टू नो समथिंग, यू आर अ साइंटिस्ट, दैट्स इट। इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट यू वांट टू नो समथिंग इन अ फील्ड और एनी सब्जेक्ट। आपको पॉलिटी के बारे में जानना है, यू आर पॉलिटिकल साइंटिस्ट। आपको मान लीजिए होम साइंसेज या घर के चीजों के बारे में जानना है, यू आर होम साइंटिस्ट। अगर आप किसी सोशल या सामाजिक वाले आप पर्यावरण की बात करें, यू आर अ सोशल साइंटिस्ट। उसको हम एनवायरमेंटल स्टडीज बोल देते हैं, इकोलॉजी बोल देते हैं। तो हर एक फील्ड के अंदर का स्पेसिफिक नॉलेज हमको लेना है, यानी विशिष्ट ज्ञान अगर हमको किसी भी वस्तु का, किसी भी फील्ड का, किसी भी क्षेत्र का लेना है तो वो विज्ञान है। यहां से अगर हम शुरुआत करते हैं, ये आपका पहला टॉपिक है। यानी आप पेडागॉजी का मतलब आप लोगों को पता है, मेरे से ज्यादा अच्छे से आप जानते हैं, पढ़ाने का तरीका, नॉलेज देने का, नॉलेज डिलीवर करने का तरीका। और भारत तो विश्व गुरु सदियों से रहा है, तो ये बात हम ही दुनिया को सिखा सकते हैं, हमको तो कौन सिखाएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन, आप यहां से शुरुआत करिए। जरूरी क्यों है? मिलियन सॉ द एप्पल फॉल बट न्यूटन आस्क्ड व्हाई। यानी हमें व्हाई के ऊपर फोकस करना है, व्हाट के ऊपर फोकस करना है, बजाय कि हाउ। हम इंजीनियर तो बन रहे हैं, पॉलिटेक्निक में बच्चे आ रहे हैं, डिप्लोमा तो कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं? क्या उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर्स टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग, टू डू दैट पर्टिकुलर एक्ट? वहां से अगर हम शुरुआत करते हैं, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी का कीड़ा अगर हम डालें, जैसे कि साइकिल को पीछे पेडल मारते हैं, आप सब लोगों ने मैकेनिकल से या देखा होगा, साइकिल तो चलाई होगी, तो वो अगर पीछे पेडल मारते हैं तो क्या होता है? पीछे जाती है? नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? आप फ्रिज को देखिए, फ्रिज में एक फ्रीजर होता है, हमेशा ऊपर होता है, ज्यादातर केसेस में 10% केसेस में नीचे आता है, तो ऊपर क्यों है? या फिर आप जूते की दुकान पे जाइए, वहां एक स्टूल होता है पैर के नंबर चेक करने का, उसका नाम क्या है? इट्स लाइक वी हैव बीन अबंडन्ड बाय द नॉलेज बट वी डू नॉट हैव द सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन टू सी द थिंग्स एज दे आर। अगर वो दरवाजे का हैंडल लेफ्ट में है तो क्यों है, राइट में है तो क्यों है? हम जब तक क्वेश्चन करना नहीं सीखेंगे, हम नॉलेजफुल नहीं बन सकते, इन्वेंट नहीं कर सकते, इनोवेशन नहीं कर सकते। और इनोवेशन के बहुत सारे तरीके हैं। हमें लगता है कि किसी नया इन्वेंशन को हम इनोवेशन बोले, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर सिस्टम को चेंज करके, पहले राशन कार्ड से चीजें होती थी, आज आधार कार्ड से होती है, तो प्रोसेस के अंदर इनोवेशन आ गया है। हम पहले टिकट बुक करने के लिए मैन्युअली जाते थे, अब ऑनलाइन हो जाते हैं, तो वो क्या है? वो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो इनोवेशन है। तो इनोवेशन सोच से आता है, माइंडसेट से आता है। और माइंडसेट चेंज कैसे होता है? जब हम क्वेश्चन करते हैं। हमें आसपास की चीजों को क्वेश्चन करना है, यानी ये काम हमारा है। एज अ टीचर आप लोगों का काम है, आप इंजीनियर नहीं है, आप डॉक्टर नहीं है, आप लॉयर नहीं है, आप सोशल इंजीनियर हैं, आप सोशल डॉक्टर हैं, आप सोशल लॉयर हैं। आप एक प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं, उस बच्चे को जिसका कंप्लीट जो फ्यूचर है वो आपकी बताई हुई ट्रेनिंग्स पे, टीचिंग पे डिपेंड करता है। आपका एथिक्स कैसा है, आपके एम्पैथी कैसी है, आपका कोर कैसा है, उसके साथ में बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। आज क्या हो रहा है, हम बच्चों का देख रहे हैं, आईक्यू तो बढ़ जाता है, ठीक है, आइंस्टीन से ज्यादा वाले आईक्यू वाले बच्चे भी मिल रहे हैं। मेंसा जो आपने देखा होगा, एक संस्था है जो आईक्यू टेस्ट करती है, बट क्या उनका ईक्यू पर कभी किसी ने गौर किया? अब नाउ व्हाट इज ईक्यू? ये ईक्यू क्या है? इमोशनल क्वेश्चन।
What is CQ? It's creativity quotient. And what is AQ? It's adversity quotient. Imagine a scenario where there is a guy who is quite intellectual, but he lacks team building spirit. He lacks anger management control. वो किसी के सामने भी वेंट आउट हो जाता है. आजकल के जेन जेड जेन वाई जो बच्चे नए आ रहे हैं, आप लोगों के सिबलिंग्स, आप लोगों के यंगर जो आप देख रहे हैं, आपके स्टूडेंट ग्रुप्स वाले, आप देखेंगे उनके अंदर पेशेंस नहीं है, बहुत इंपेशेंट है, चीजें बहुत जल्दी चाहिए उनको. एक नंबर भी अगर कट जाता है तो वो इस तरीके से लड़ने में आ जाते हैं जैसे पता नहीं बस क्या कर लेंगे. या हम कोटा में देखते हैं सुसाइडल अटेम्प्ट्स जो हो रहे हैं बहुत ज्यादा हो रहे हैं. तो ऐसा क्यों है? बच्चा इंटेलेक्चुअल है और उसका इमोशनल नहीं है, क्वोशेंट नहीं है, वो वीक है, उसका एडवर्सिटी क्वोशेंट नहीं है, वो फेलियर को हैंडल नहीं कर सकता. जबकि जरूरी यही है कि दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो फेल फास्ट. जितने भी, जैसे मैं स्टार्टअप बैकग्राउंड से आता हूं, हम लोगों को एक चीज सिखाई जाती है कि आप नई चीजों पर जल्दी अमल करिए, उसको जल्दी काम में लीजिए और जल्दी फेल हो जाइए. बिना फेल हुए आप नहीं सीख सकते. आप बच्चे को चलाना सिखा रहे, जब तक वो गिरेगा नहीं तब तक उसको पता नहीं चलेगा यहां मेरे को ध्यान से चलना है. तो वो जब तक खुद नहीं करेगा तब तक नहीं करेगा. तो अगर वो लेट करेगा तो उसी के लिए डेवलपमेंट में हिंड्रेंस है. तो क्वेश्चनिंग हमारी यहां पर ये है कि वो गिरे पर वो संभल जाए. ये कैसे डेवलप करेंगे? ये आप लोग डेवलप करेंगे. इसीलिए हम सब लोग यहां बैठे हैं. और वहीं पर पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम उसका किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट कर रहे हैं. आपने देखा होगा बच्चा पेरेंट्स से ज्यादा टीचर्स की सुनता है. अगर बता दिया कि भाई जैसे छोटे बच्चे हैं उनको पता नहीं है, गलत चीज भी अगर टीचर बता देता है तो वो घर पे जाके आर्ग्यूमेंट कर लेगा, पर वो गलत नहीं मानेगा क्योंकि टीचर का प्रभाव ऐसा है, उसका ऑरा ऐसा है. और उसी फील्ड में अगर हम, कुछ टीचर्स हमारे जीवन में भी होते हैं जिनको हम टीचर नहीं बोल के मेंटर बोल देते हैं. हर कोई भी बात हो हम उनसे डिस्कस करते हैं चीजें. क्यों? क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट में वो फोकस करते हैं. माइंडफुल बनाना है बच्चे को, सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं बनाना. बच्चे को पता रहे कि मैं क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, इसका तरीका क्या होगा, इसकी आफ्टर मैथ क्या होगी, अभी तो मैंने कर लिया है, इससे मेरे को क्या नुकसान होने वाला है, या मैं कितना कैलकुलेटिव रिस्क ले सकता हूं. आइडियाज विदाउट एक्शन aren't आइडियाज, दे आर रिग्रेट्स. स्टीव जॉब्स ने कहा था. ये क्यों कहा था? क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते होंगे, है ना. आप एज अ टीचर हैं, जब आप किसी काम के अंदर किसी चैप्टर को पढ़ाते हैं, आपके पास भी आइडियाज आते हैं. 10 दिन बाद, 15 दिन बाद किसी व्हाट्सएप मैसेज पे पता चलता है जिस आइडिया पर आप काम कर रहे हैं वो आइडिया पर पहले से काम किया जा चुका है. या बस इन्हीं दिनों में वो कोई, मान लीजिए पेपर की बात कर लेते हैं, कोई रिसर्च पेपर आप लोगों को लिखना था, आप लोगों ने टाइम नहीं निकाला, 10-15 दिन बाद में पता चलता है एक जर्नल में पेपर पब्लिश हो गया है उसी टॉपिक पे जिस पर आप काम करना चाह रहे थे. तो ये क्या है? उसके बाद में होने वाला रिग्रेट. उससे बचने का तरीका क्या है? विदाउट एक्शन. यानी आइडियाज विदाउट एक्शन आरंट आइडियाज. अब उस आइडिया पर अगर आप एक्शन कर लेते हैं, हो सकता है तो उस आइडिया को लिख लीजिए कहीं पे, किसी बच्चे को बता दीजिए, किसी टीम को बता दीजिए, उसको मेंटर कर लीजिए. क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. आप लोगों को लगता होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत प्रेशर हमारे पास है. मैं एजुकेशन फैमिली से आता हूं, मेरे पिताजी भी एजुकेशन में ही है, माँ भी एजुकेशन में, नाना जी कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल रह चुके हैं. तो एजुकेशन चीज़ों को मैंने बहुत बचपन से देखा है. 3rd-4th के अंदर से ही मैं SCRT और इसमें साइंस फेज वगैरह देख रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ. एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर के बावजूद, बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर आप लोगों पर है एज एन एजुकेटर, बट उसके बावजूद अगर आप टाइम निकाल पाएँ तो आप एक ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें, आपने सुना होगा इमरान खान, अलवर से आते हैं, वो संस्कृत स्कूल के 3rd ग्रेड या 2nd ग्रेड टीचर हैं. और उन्होंने क्या किया, क्यों जानते हैं? पहले मैं उनका नाम क्यों ले रहा हूँ. आपने अगर मन की बात सुना है या मोदी जी का, तो मन की बात जो सीरियल आता है उसमें मोदी जी ने उनका नाम लिया था और उसके बाद में उनको लबासना वगैरह में काफ़ी ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है. उन्होंने ऐसा क्या किया? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने मोबाइल पे ऐप्स बनाए, एंड्रॉयड ऐप्स जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जीके के लिए, पढ़ाई के लिए, टीचिंग मेथोडोलॉजी के लिए, और अपने काम के साथ बनाए टाइम निकालते हुए. तो मैनेजमेंट उनके पास था. अब तो उनके पास खैर टीम आ गई है, पर हम सीख सकते हैं कि सिस्टम में रहते हुए भी कैसे हम लर्न भी कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं. लर्निंग विद ग्रोइंग, ये साथ में कैसे कर सकते हैं. यानी कि एक छोटी सी चीज हम लेते हैं. आप लोगों ने स्क्रिप्चर्स अगर देखे हो, हमारे जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स अगर हम बात करें, आप रामायण की बात कर लीजिए, गीता की बात कर लीजिए. या प्लीज सर, प्लीज. उसकी सबसे बड़ी बात क्या है वहां पे? हम देखते हैं कि अगर हम हीरोज की बात करें, एक बार के लिए मान लेते हैं अवतार वगैरह से थोड़ा सा इतर सीखने की प्रवृत्ति से हम देखते हैं, तो जो स्क्रिप्चर्स के हीरो हैं
उनके सामने जो डीमंस है, जो डेविल है, जो राक्षस है, उनको बहुत वरदान प्राप्त है। कोई मार नहीं सकता, कभी कोई इंसान नहीं मार सकता, मतलब सुबह नहीं मार सकते, शाम को नहीं, रात को नहीं मार सकते, घर में नहीं मार सकते, घर के बाहर नहीं मार सकते। आप देख रहे हैं हिरण्यकश्यप वाला, रावण के 10 सिर दे दिए। मतलब इतनी विचित्र विचित्र प्रॉब्लम है। अब इससे सीखने को क्या मिल रहा है? आपने कभी भी उस हीरो को क्रिप करते हुए देखा क्या? क्वेश्चनिंग करते हुए देखा क्या? या मतलब हमसे वापस कंप्लेन करते हुए देखा क्या कि भगवान क्या करा है आपने, मेरे को धरती पे भेज दिया, उसको इतना बड़ा वरदान दे दिया है, ऐसे थोड़ी होता है, मैं मार थोड़ी पाऊंगा, मैं तो सिंपल इंसान हूं, आपने मेरे को भगवान बना के भेजा है, यहाँ पर अवतार लेके भेजा है, पर रहना तो इंसानों के बीच में ही है। अब मैं वानरों के साथ में वहां लड़ने कैसे जाऊंगा? क्या ऐसा कभी देखा अपन ने क्वेश्चनिंग करते हुए? नहीं देखा। उन्होंने एग्जिस्टिंग सिनेरियो के साथ में देखते हुए सॉल्यूशन निकाला कि चलो भगवान कोई बात नहीं, ऐसा है ना, अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। टीम बिल्डिंग स्पिरिट। वानरों के साथ में वो लड़ने गए, स्किलफुल नहीं है वो लोग, फिर भी अपने लीडर को फॉलो करते हुए चले गए, चढ़ाई कर ली, सोने की लंका जला दी, वापस सीता माता को लेके आ गए। अब उनको सीखने को क्या मिल रहा है? अगर हम ग्रुप के साथ में रहते हैं, मैनेजमेंट लीडर का प्रॉपर है, टीम मैनेजमेंट हमको आता है, तो प्रॉब्लम भले कैसे भी हो उसका सॉल्यूशन हमारे साथ में रहेगा, क्योंकि हमको प्रॉब्लम माइंडसेट से नहीं देखना है, सॉल्यूशन माइंडसेट के साथ बात करनी। तो अब अगर आपके पास में प्रॉब्लम है, आप कह रहे हैं कि अरे यार मेरे पास बहुत सारा लोड है, मैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर लगा हुआ हूं, ये सारी चीजें, तो ये क्रिबिंग है। रास्ता आपको ही निकालना पड़ेगा। आप 1 घंटा निकाल सकते हैं, 2 घंटे निकाल सकते हैं, कुछ असाइनमेंट्स बना सकते हैं, और इनोवेशन वहीं से आता है, क्योंकि आप ही एक एग्जाम्पल है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए भी, क्योंकि वो तो आपको देख रहे हैं। आपका जैसा हैबिट रहेगा, आपके जैसे एक्शंस रहेंगे, बच्चा वैसे ही करेगा। तो अपनी हैबिट में अंदर अगर अपन थोड़ा सा भी चेंज लाते हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है अपन आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। 2 दिन आपकी जिंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप आगे भी बता सकते हैं, सबकी जिंदगी की 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है डेट ऑफ बर्थ, जब आप इस संसार पे आए, और दूसरा क्या है? डेट ऑफ पर्पस, जब आपको पता चला कि आपका उद्देश्य क्या है, तो आपका पर्पस क्या है। और मजे की बात क्या है, ये जो दूसरा दिन है ना, इसको मालूम किए बिना कई लोग दुनिया से चले भी जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि करना क्या है, व्हाट इज माई पर्पस, व्हाई आई एम डूइंग दिस। इसलिए मैंने शुरुआत भी वहीं से करी कि वाई, ताकि पूरे सेशन में आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो चलेगा। मान लीजिए आप बहुत सारी चीजें नहीं लेके जाते हैं, पर कुछ चीज तो घर पे ले जा सकते हैं यहाँ से, कि भाई ठीक है वाई, अब इसके बाद तो पता चला कि भाई करना क्या है। हो सकता है आपको एकदम शार्पली नहीं पता पड़े कि मेरे को बस यही करना है, उसका एक सर्कल पता चल सकता है, एक एरिया आपको पता चल जाएगा। बहुत सारी चीजों में से आप अपना एक नीश जो है हम ढूंढ सकते हैं। नाउ दिस इज थिंग लाइक क्लीशे एंड नीशे। नीश जो है वो छोटा सा पार्ट है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर से एक छोटा सा पार्ट मैंने देख लिया कि बस मैं यही करूँगा, तो वो मेरा नीश है, उसके अंदर ही मैं इनोवेशन करता रहता हूँ, रीबिल्ड करता रहता हूँ। तो आपको पता चलना चाहिए कि मेरा पर्पस क्या है। आप अगर टीचर बने हैं, हो सकता है आपके पास कई बार क्या होता है, टीचिंग इंडिया के अंदर एक ऐसी चीज़ है कि वो अच्छा प्रोफेशन माना नहीं जाता, पता नहीं क्यों, जबकि वेस्टर्न कल्चर में अगर देखा जाए तो टीचर्स को, और अपन देखते हैं ना टीचर्स डे वगैरह में बहुत सारे ग्रुप फॉरवर्ड्स हमारे को आते हैं कि इंडोनेशिया में ऐसा होता है, इजराइल में ऐसा होता है। ये अभी की बात है, पहले ऐसा नहीं होता था, बट फिलहाल की जो करंट सिनेरियो में टीचिंग लोगों को ऐसा मानते हैं, अरे यार ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर को यहाँ पर अभी भी बच्चे, पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि बड़े होके क्या बनना, इंजीनियर डॉक्टर, टीचर कोई बोलता ही नहीं है। अब जब आप लोग इसमें आ गए हैं, इस प्रोफेशन में आ गए, अब आप इसके साथ में कैसे अपना पर्पसफुल काम कर रहे हैं, कैसे अपना पर्पस सॉल्व कर रहे हैं, वो अब आपको देखना है। इस चीज के साथ में शुरुआत करते हुए, इफ यू वांट टू गेट ऑन द राइटियस्ट पाथ, यू नीड टू हैव राइट आंसर्स। टू हैव दोज राइट आंसर्स, यू नीड टू आस्क राइट क्वेश्चन। आप बच्चों को प्रमोट करिए कि वो आपसे क्वेश्चन तो करे, पर राइट क्वेश्चन करे। वो ये नहीं बोले कि 2 + 2 4 क्यों है, हालांकि इसका भी उत्तर है। 2 + 2 4 क्यों है? क्योंकि मैथ्स हमने बनाई है, मैथ्स एक लैंग्वेज है जो हमने दी है, और उसका एक प्रोटोकॉल है, तो हमने 2 + 2 4 किया। हम सारी चीजें राइट साइड से स्टार्ट क्यों करते हैं? एक प्रोटोकॉल है, सो दैट्स द आंसर। व्हेन यू हैव अ प्रोटोकॉल देयर इज नो क्वेश्चन। बट वो ये बोल सकता है कि भाई कैलकुलस का क्या तरीका है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर किस तरीके से आया। राइट क्वेश्चन अगर वो पूछ रहा है, मतलब आप मान लीजिए पॉलिटेक्निक कॉलेज से मेरे को स्टेशन तक जाना है, तो मैं स्टेशन का ही बोलूंगा। अगर मेरे को जाना है बस स्टैंड है तो मैं बस स्टैंड का बोलूंगा। अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरे को जाना तो स्टेशन है, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सर बस स्टैंड का रास्ता क्या है, तो वो गलत क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन तो किया है, बट दैट्स नॉट राइट क्वेश्चन। सही क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अगर अर्जुन कृष्ण से पूछते ही नहीं कि भगवान बताओ मैं करूँ क्या,
कई कई बार ऐसा हो जाता है 40 बच्चों की क्लास में डाउट तो सिर्फ एक हाथ तो सिर्फ एक बच्चा खड़ा करता है, क्वेश्चन सबका होता है, पर उस बच्चे ने कम से कम अपना करेज निकाल दिया, कॉन्फिडेंस दिखा दिया, और अब वो आगे लोगों से क्वेश्चन कर सकता है। क्योंकि कई बार ऐसे मौके आते हैं लाइफ में, ये तो क्लास है, लाइफ के अंदर तो चीज़ें जो आती है वो प्रैक्टिकल आती है, किताबों के अंदर तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी वो, तो उसमें हमारी जो प्रवृत्ति है, अपब्रिंगिंग है, वो काम करती है। और वो अपब्रिंगिंग कहाँ से काम आ रही है? आपकी पेडागोजी से, आपकी क्लासेस से। प्लीज प्लीज So like how to improve our adversity quotient? जी, Like it is a मैं आगे एक्सरसाइज के अंदर बताता हूँ आपको, बट प्लीज़ आप नोट करके रखिए, इसके ऊपर मैं टेकअप करता हूँ। एक सेशन आएगा जिसमें मैं कुछ क्वेश्चनिंग करूँगा, उस वक्त आपका क्वेश्चन लेता हूँ और आपको पता भी चल जाएगा। हेल्प योर स्टूडेंट्स टू नो द व्हाई, देन जंप टू द प्रोसेस ऑफ हाउ। आप पहले उनको फोकस करवाइए, उनको मोटिवेट करिए कि वो देखें कि व्हाई, इस चीज़ को हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे कूलर, आप आरएसी का एग्जाम्पल था, कूलर क्या है? क्या वो आरएसी का एग्जाम्पल है? कूलर भी तो ठंडा ही करता है। मैकेनिकल वालों से मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया ये, बट फिर भी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन पढ़ते हैं अपन मैकेनिकल के अंदर, थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ाई करी थी। तो कूलर हम चला रहे हैं, वो भी ठंडा कर रहा है। आरएसी का काम भी यही होता है, सिस्टम को ठंडा करना एक तरीके से। तो क्या कूलर आरएसी का एग्जाम्पल है? ऐसे क्वेश्चन। या पंखे में हम देखते हैं रिविट्स क्यों है स्क्रू या नट बोल्ट्स की जगह, तो अब ये क्या है? ये एक्सटेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जूते की दुकान पे जाते हैं, स्टूल होता है पैर के नंबर चेक करने का, उसका नाम क्या है? ब्रेनॉक्स डिवाइस। 98% तक का एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट है आज की तारीख में भी पैर की स्केल नापने के लिए। तो वहां से अगर एक्सटेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बच्चे का बढ़ा दिया, क्योंकि जब हम इंजीनियर बन रहे थे, मैंने एमबीएम से किया था, तो हमको टीचर और प्रोफेसर यही सिखाते थे, इंजीनियर का टूल है ऑब्जर्वेशन, और वो इंजीनियर का नहीं है, मैं ये मानता हूं कि सबका ही है। चाहे आप कैसे भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, अगर आप ऑब्जर्वेशन करना नहीं सीख सकेंगे तो आप काम नहीं कर सकते। और इंजीनियर की लैंग्वेज जो है वो ड्राइंग है, ऐसा हमको बताते थे। पर ऑब्जर्वेशन को तो हम कहीं पर भी काम में ले सकते हैं। तो अगर उनको पता है कि वाई क्यों हो रहा है, तो वो हाउ फिगर आउट कर लेंगे। होता उल्टा है। हम हमेशा ये देखते हैं कि बच्चे को आईआईटी में डाल दिया है, इधर डाल दिया है, इंजीनियर बनना है, क्यों बनना है पता ही नहीं है। फिर क्या हो रहा है? सुंदर पिचई एक एग्जाम्पल लेते हैं। सुंदर पिचई कौन है? आप सब लोग जानते ही होंगे। कौन है बताएं आप? KGP गूगल CEO, सॉरी, गूगल CEO है, Google- KGP प्रोडक्ट। हाँ, आईआईटी केजीपी प्रोडक्ट है, ठीक है, पर अभी वर्तमान में वो है गूगल। गूगल नहीं है, वो अल्फाबेट हो गया है। पहले उनको गूगल का बनाया था, अब कंपनी का नाम चेंज हो गया, अल्फाबेट हो गया है। अल्फाबेट के भी सीईओ वही है। और सुंदर पिचई ने मेटलर्जी में इंजीनियरिंग किया था, मेटलर्जी में एमटेक किया है, स्टैनफोर्ड से पीएचडी है, वो भी मेटलर्जी के सब्जेक्ट में। और गूगल के सीईओ थे। गूगल की स्पेलिंग में एम भी नहीं आता। तो ब्रांच इज नॉट अ बार, प्रोडक्ट इज। आपका हिंड्रेंस जो है वो आपके खुद के अंदर ही है। हमें यह देखना है कि बच्चा अब क्यों है, क्योंकि उनका ऑब्जर्वेशन अच्छा था, उनको पता था कि वर्तमान सिनेरियो में चल क्या रहा है। हम आईआईटीज के बहुत सारे स्टार्टअप्स को देखते हैं, सिविल बैकग्राउंड से हैं पर कोडिंग का काम कर रहे हैं, टेक्निकल का काम कर रहे हैं। कैसे? उन्होंने अपनी स्किल बढ़ा ली। स्किल बढ़ाने का तरीका यही है, ऑब्जर्वेशन। सर आपने कहा था सर साइकिल को पीछे क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, अब उसमें तो ये है ना सर, अगर साइकिल पीछे ले जाएंगे तो चेन उतर जाएगी ना। नहीं, रैकेट मैकेनिज्म है, क्लच मैकेनिज्म है, चैन उतरेगी। वो बनाया इसीलिए गया है, वो जो स्प्रॉकेट है ना नीचे वाला, उसकी डिजाइन ही ऐसी करी हुई है, इंक्लाइंड के ऊपर हेलिकल है। तो आप प्रेशर जब डालते हो इंक्लाइंड पे, तो ऊपर से तो प्रेशर लगता है, नीचे से वो लॉक हो जाता है। पहले वाली साइकिलों में रिवर्स आता था। अनभ्यासे विषम विद्या, विदाउट प्रैक्टिस एजुकेशन और स्किल इज लाइक अ पॉइजन। अब यहां पर नीति सार की बात है ये, तो नीति सार में ऐसा क्यों बोला है? हम इसके पीछे चलते हैं कि भाई विद्या है, विद्या विष कैसे हो सकती है? कोई अच्छी चीज है, चलो ठीक है, जंग लग गया, पर वो विष थोड़ी होगा। तो क्या कहना चाह रहे हैं लोग हम? यू हैव अ डिल्यूजन इन द माइंड दैट यू नो बट इन रियलिटी यू डोंट। आपको एक तलवार चलानी आती थी, बचपन में आपने सीखी थी, मान लीजिए टीन एज के एज में, और अब आपकी एज है मान लो 25-26 साल के आसपास। युद्ध आ गया और आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, 5 साल 4 साल से प्रैक्टिस नहीं करी है, बस आपके मन में है। यू नो, आप यू हैव अ विशफुल थिंकिंग दैट यू नो दैट कि हाउ टू डू दैट फेंसिंग, यू नो हाउ टू मूव द स्वॉर्ड्स, तलवार कैसे चलानी है, आपके मन में है ये, क्योंकि आपने सीखा था, मेमोरीज तो है आपके पास।
बट आपने प्रैक्टिस नहीं करी है बहुत टाइम से। अब आपको आता है बट आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तो आपको क्या लगता है, अरे मेरे को तो आता है, मैंने उसमें सीखा था, आई वॉज फर्स्ट इन माई दैट ग्रुप, 18 एज में जब मैं था तो मैंने तो बहुत फर्स्ट आया था उसमें। बस आप उस विशफुल थिंकिंग के सहारे ही जी रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं करी है। एकदम से युद्ध का बुलावा आता है, आप जाते हैं और विद इन हाफ एन आवर, 1 घंटे में आपको पता चलता है ये क्या हो गया, कहीं लगी हुई है, कहीं कुछ हो रहा है, जबकि आप तो बहुत अच्छे तलवारबाज थे, विद्या आपके पास ही थी, अभ्यास किया नहीं था। तो अनभ्यास से विषम विद्या, वो विद्या ही विष के समान हो गई जिसका प्रैक्टिस नहीं किया जाता। हम इस चीज को बच्चों के साथ कैसे काम में ले सकते हैं, असाइनमेंट्स बना दिए, क्विजेस बना दी। अगर मान लीजिए सेमेस्टर सिस्टम है, 6 महीने का सिस्टम है, तो हर एक महीने हमने एक एफिशिएंसी टेस्ट ले लिया उनका, और ये काम शुरुआती तौर पे हमको करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से बताएं तो बच्चा भी इंटरेस्ट लेगा। तो हम ये देखते हैं कि बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, आपके अंदर एफर्ट में कमी हो सकती है। हम हमेशा ये देख लेते हैं कि यार सामने वालों के अंदर ही कुछ दिक्कत है। कभी ना कभी 1% को अगर हम ये देख लें यार हो सकता है मेरे एफर्ट में कहीं ना कहीं कमी तो नहीं है, 2-4 बार चेक करा लिया जाए, दूसरे किसी बंदे से एजुकेट करा दिया जाए, तो लगेगा कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो दिक्कत मेरे में भी है। मतलब अगर ताली दोनों हाथों से बजती है, तो अगर मैं थोड़ा सा एफर्ट लगा के कर रहा हूँ, आप एक एग्जाम्पल सेट कर देंगे कि यार एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर अगर मैं कर रहा हूँ तो आप तो बच्चे हैं, आपको करना चाहिए। और वहीं से वो चीज़ें शुरू हो सकती है, क्योंकि अगर आपका एवरेज मान लीजिए 60% है, 60 बच्चों की क्लास में आपका एवरेज 60% रह रहा है, तो वो एक मेडिक्योरिटी है, मतलब ठीक है। फर्स्ट वाले के अगर 80% आ रहे हैं बट एवरेज अगर 60% है तो उसमें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर एवरेज आपका 75% जा रहा है और फर्स्ट वाला अगर 80, 82, 85 पे जा रहा है तो कुछ बात है, तो आपने वाकई में कुछ काम किया है। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं HC वर्मा सर से मिला था वर्कशॉप के अंदर, और उनके साथ में कुछ वर्कशॉप्स करी, और उस लेवल पे उन IITians के साथ में देखना, करना, काम करना। इनफैक्ट IIT बॉम्बे में हम गए थे सिलेक्ट होके फर्स्ट ईयर में, जब MBM से था मैं, रोबोटिक्स के कॉम्पिटिशन में वहाँ उनको हरा के भी आए। पर वहाँ क्या है, वो माहौल है, वो ज़ील है, वो भर देते हैं आपके अंदर कि नहीं आपको करना ही करना है, कोई भी ब्रांच हो कोई कुछ नहीं, एनर्जी पूरी है। वो कैसे आती है, एफर्ट से आती है, इकोसिस्टम से आती है। यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल whom you hang out with on daily basis। आप अपना जो सर्कल है वो साथ में लेके चलते हैं, और वही सर्कल बच्चों भी अपने साथ में लेके चल रहा है। पर उस सर्कल का एपिसेंटर कौन है, क्लास का एपिसेंटर कौन है, टीचर। जब क्लास आपकी है, 45 मिनट हो चाहे 1 घंटा हो, वो क्लास आपकी, आप उसके राजा हैं। आप अपनी प्रजा के साथ जैसा करेंगे वो वैसा ही काम करेंगे। तो प्रैक्टिस इन द फॉर्म ऑफ असेसमेंट्स, क्विज कैन बी वेरी बेनिफिशियल। छोटे छोटे चीज़ों को तोड़ दीजिए, पैकेट्स में तोड़ दीजिए। एक चैप्टर है, उसके 10 क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम काम करते हैं, थोड़ी मेहनत लगेगी आपके एंड से, और अब मेहनत की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जहां पर आपको सारी चीज़ें रेडीमेड मिल जाएगी, बस थोड़ा सा टेक से भी बनना है, आपको भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, तो चीज़ें बहुत आसान से हो जाएगी। प्रिपेयरिंग कंटेंट, हाउ कंटेंट इज प्रेजेंटेड और डिलीवर्ड टू अ लर्नर, कनेक्ट्स विद एसेट्स दैट आर नीडेड टू प्रेजेंट द कंटेंट। मान लीजिए कोई किट या कोई 3D प्रिंटेड मॉडल, कोई PPT, कोई वीडियो। Pull together these assets to create cognitive psychology based learning processes। cognitive psychology based learning processes, मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए वो cognitive psychology के एग्जांपल है। cognitive psychology कैसे, आप यहाँ बैठे बैठे साइकिल को इमेजिन कर रहे हैं, आप यहाँ बैठे बैठे वो जूते की दुकान को और उसको इमेजिन कर रहे हैं। क्वेश्चनिंग का जब मैं बात करता हूँ कि मिलियंस सॉ द एप्पल फॉल, यानी आप देख सकते हैं कि हाँ वो एप्पल ऐसे गिरा होगा। आप देखिए ना, न्यूटन के अलावा भी तो सेब तो हमेशा ही गिरता है, पेड़ पे लग रहा है तो पेड़ से ही गिरेगा, बट क्वेश्चन ही नहीं किया गया। तो साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी अगर हम डेवलप कर पाते हैं तो जाकर के हमारा एफर्ट लगता है। इवैल्यूएशन ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, वेदर इट इज वर्किंग करेक्टली। आपने जो पढ़ाया है, आपने जो बताया है, क्या वो वाकई में इफेक्ट डाल रहा है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। एंड देन प्रिपेयरिंग कंटेंट। तो ये एक साइकिल है पेडागोजी का। आप किस तरीके से अपना मटेरियल बना रहे हैं, किस तरीके से चैप्टर तैयार कर रहे हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इनोवेटिव पेडागोजी, क्रॉसओवर लर्निंग, लर्निंग थ्रू आर्गुमेंटेशन, इंसिडेंशियल लर्निंग, कंटेक्स्ट बेस्ड लर्निंग, इंसिडेंट बेस्ड लर्निंग। इंसिडेंट बेस्ड लर्निंग, एक इंसिडेंट आप पैदा कर रहे हैं, एक कहानी सुना के हम बात करते हैं कि ठीक है, जैसे मैंने बताया अनभ्यास से विषम विद्या, एक इंसिडेंट से आपको बताया गया कि आप मान लीजिए आप तलवार चलाने वाले हैं या वो, तो एक एग्जाम्पल आप इस तरीके से सेट कर रहे हैं जिसमें
बच्चे को लग रहा है या क्लास को लग रहा है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ऐसा लग रहा है कि मैं आकर ही काम कर रहा हूं बस, और वहीं से वो चीजें सीख रहा है। फिर है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग, कॉन्टेक्स्ट के साथ में पढ़ाया जा रहा है कि जैसे RAC का एग्जांपल लिया अपन ने कि यार कूलर आप देख रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं जब हमारे घर में कूलर चलता है। इट्स अ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग। बच्चे को लगेगा कि हाँ वो इमेजिन कर सकता है। यहाँ बैठे बैठे अगर आप उसकी इमेजिन पावर के साथ खेल सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अगर आप उसके इमेजिनेशन को बढ़ा रहे हैं, चीज़ों को उसको सेंसिटाइज कर रहे हैं सो दैट ही कैन डू इनोवेशन। कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, लॉजिक बेस्ड जो थिंकिंग आती है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, आप सॉल्व कर रहे हैं, क्लास में आपने एक क्वेश्चन फ्लोट आउट कर दिया फॉर 5 मिनट्स के लिए कि भाई जब तक ये टॉपिक चलेगा तब तक आपको ये चीज़ सॉल्व करनी है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। ज़्यादातर बच्चे जो है वो इस 6th वाले पार्ट से सीखते हैं। काइनेस्थेटिक लर्निंग भी बोलते हैं कहीं कहीं इसको, मतलब करके सीखना। हम देखते हैं ना कि खाना बनाना हमको सीखना है या स्विमिंग हमको सीखनी है, तो किताब से पढ़ते पढ़ते हम नहीं सीख सकते, उसके लिए करना पड़ेगा। सो लर्निंग बाय डूइंग। एवरेजली 80-85% जो प्रोडक्ट है, जो पॉपुलेशन है, वो हमेशा लर्निंग बाय डूइंग ही करती है, काइनेस्थेटिक लर्निंग ही कर रही है। एम्बेडेड लर्निंग, एक चीज़ करने के साथ साथ दूसरी चीज़ आ गई, कैसे अभी अपन देखेंगे एक्सपेरिमेंट से। एडेप्टिव टीचिंग, एनालिसिस ऑफ इमोशंस, आप इमोशन के साथ खेल रहे हैं बच्चे के अंदर, कभी मोटिवेशन के अंदर बात कर रहे हैं, कभी अपन देखते हैं कि आपने उसको ह्यूमिलेट किया। एक लेवल तक अगर हम 4 जनों के सामने ह्यूमिलेट करते हैं तो वो भी एक टीचिंग का मेथड ही है, क्योंकि उसको लगता है उसकी डिग्निटी बहुत प्यारी है। बच्चे को अपनी डिग्निटी बहुत अच्छी लगती है, उसको बुरा लगता है जब उसको 5 जनों के सामने कुछ बोला जाए, बट कभी कभी वो चीज़ भी उसके साथ में पॉजिटिव इफेक्ट लेके आती है। तो ये है कि एनालिसिस ऑफ इमोशन। स्टील्थ असेसमेंट, कुछ अपन ने उसको असेसमेंट दे दिया, ऐसा असेसमेंट दिया जो मिल नहीं रहा है कहीं पे, क्वेश्चनिंग वगैरह के साथ में, और वो जब उसको सॉल्व करके आता है तो हम क्या करते हैं अपनी क्लासेस में, अपने लेक्चर्स में, जब हम जैसे बच्चों को सिखाते हैं, हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है स्किलोनेशन के नाम से, जो स्कूल के बच्चे हैं 1st क्लास से 12th क्लास तक के लिए या कॉलेज वाले, उनको हम रोबोटिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, 3D प्रिंटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, माइंडफुल मेडिटेशन, माइंड मैपिंग, सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, कैडबरी क्वेश्चंस रखते हैं कि अगर हमारे मेंटर को आपका पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको कैडबरी मिलेगी। अब वो बच्चा प्रमोट हो रहा है, वो क्वेश्चन करके लाएगा, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाता है आप भी इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे मोबाइल के एडेप्टर पे सर ये 12 वोल्ट क्यों लिखा हुआ है, या ये 2 एम्पियर क्यों लिखा हुआ है। अब हमने भी कभी गौर नहीं किया होगा, पर वो देख के आता है। एक्सटेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इसी तरीके से बढ़ेगा। छोटी छोटी एक्सरसाइजेस, छोटी छोटी एक्टिविटीज, और बच्चे को लगेगा कि हाँ मैं बहुत इंक्लूसिव होकर काम कर रहा हूँ। एक छोटी हैकाथॉन हम प्लान कर सकते हैं, आप कॉलेज वाले बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, हम छोटी हैकाथॉन प्लान कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस प्लान कर सकते हैं टॉपिक के ऊपर। ऐसा क्यों है, G20 से इंडिया में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, टेक्नोलॉजी बेसिस पे और इनोवेशन बेसिस पे। आप इकोनॉमी पे जाइए ही नहीं, आप इधर ही जाइए, तो उसको लगेगा कि हाँ करंट अफेयर्स के साथ भी मैं कनेक्ट होकर काम कर पा रहा हूँ। डिफरेंट स्टाइल ऑफ लर्निंग, जैसा अपन ने देखा था कि इस वाले पार्ट में, तो ये पेडागोजी का पार्ट था कि लर्निंग बाय डूइंग। ये तो अगर बच्चा करके सीख सकता है या काइनेस्थेटिक बच्चा है जो करके ही सीखता है तो हमको एक्टिविटी बनानी पड़ेगी, ये उसके बारे में था। ये है कि लर्निंग की स्टाइल्स कितनी होती हैं, कैसे सीखता है कोई। तो वर्बल, कोई आदमी है जो द चाइल्ड प्रिफर्स यूजिंग वर्ड्स इन बोथ स्पीच एंड राइटिंग एंड लव्स रोल प्लेइंग। किसी बच्चे को बोल बोल के पढ़ना आता है। आप स्कूल में होंगे तब आपने देखा होगा याद करने के लिए लोग पहाड़े करवाते थे, तो पढ़ा के, वो क्यों था, वर्बल। श्रुति बोलते हैं हमारे यहाँ पे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को। हमारे यहाँ लिखने का प्रावधान ही नहीं था, हम तो बोल बोल के ही सीखते थे। एक श्रुतिधर हमारे यहाँ याज्ञवल्क्याचार्य जी थे जिन्होंने एक बार में सुन लिया, वो वापस का वापस बोल दिया। तो ऐसे लोग थे हमारे पास। अभी भी कुछ लोग मिलते हैं, एक बार अगर हम कवि सम्मेलन में अगर हम जाते होंगे, देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, एक बार में कोई कविता सुनी वो याद करके बोल दी, तो वो क्या है, वो वर्बल है। हो सकता है कोई हो सकता है नहीं हो, क्योंकि डिफरेंट स्टाइल्स है। फिजिकल, काइनेस्थेटिक, ऊपर वाला पढ़ रहा हूँ ग्रीन कलर का, उसमें लिखा हुआ है द चाइल्ड प्रिफर्स यूजिंग द बॉडी, हैंड्स एंड सेंस ऑफ टच टू लर्न। जैसे कि अब ये मैं पीएनसी का कॉम्बिनेशन अगर आपको बताता हूँ, इसको बोलते हैं टावर ऑफ हेनॉय। एक छोटा सा गेम है, हम लोगों ने बनवाया था, मैथ्स का एक एग्जाम्पल, प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने का तरीका। अब मैं प्रोबेबिलिटी समझाऊंगा, अगर मैं इस तरीके से समझाऊं कि भाई ये बताओ कि ये एक टावर है, इस टावर की हेल्प से इस स्टैक को यहाँ लेके आना है, और शर्त यह है कि कोई भी छोटे के ऊपर बड़ा नहीं आ सकता, छोटे के ऊपर बड़ा नहीं आ सकता। तो कितने मिनिमम स्टेप्स में आप लेके आओगे, ये काइनेस्थेटिक एग्जाम्पल है। ऐसी चीजें आप कर सकते हैं।
अब ऐसा बच्चा है कि करने के बाद ही सीखेगा, एग्जाम्पल उसके दिमाग में है, उसने अगर एक्सपेरिमेंट करा, इसीलिए आप देखेंगे हमारे यहाँ पे थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि करने से ही होगा। आजकल एक ऐड भी देखा होगा आपने, कॉफ़ी का ऐड आता है, नेस्के का है शायद या किसी का है, करने से होगा। हम बात तो कर लेते पर करते नहीं है, तो वो करने से होगा। ज़्यादातर लोग इसी में फॉल करते हैं। लॉजिकल, द चाइल्ड प्रिफर्स यूजिंग रीजन, लॉजिक एंड रिकॉग्नाइजेस पैटर्न इजीली। a+b 1 है, b+c 2 है, तो c+d क्या होगा, पैटर्न पता चल गया 3, इस हिसाब से। तो ये कुछ बच्चे होते हैं जो लॉजिकल के ऊपर बात कर रहे हैं, इक्वेशंस पे बात कर रहे हैं। सोशल, इंटरपर्सनल, यानी चाइल्ड प्रिफर्स टू लर्न विद इन अ ग्रुप एंड इज यूजुअली अ गुड कम्युनिकेटर। क्लास के अंदर बच्चा ज्यादा सीख रहा है, हम देख रहे हैं कि बच्चा घर पे जाके नहीं पढ़ पा रहा, पढ़ता भी नहीं है, उसको जरूरत भी नहीं है, क्लास में जो पढ़ाया गया है वो वही सीख रहा है और उससे उसके नंबर आ रहे हैं, तो वो इंटरपर्सनल है। फिर सॉलिटरी, कोई बच्चा है नहीं जिसको क्लास में फर्क नहीं पड़ता, क्लास में तो वो नहीं पढ़ेगा, घर जाके अकेले में शांति से बैठ के पढ़ेगा, समझ में आएगा, तो वो कौन सा हो गया, सॉलिटरी। सेल्यूलर जेल के अंदर पहले, या आपने सुना होगा लॉ के अंदर एक आता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अकेला रहना, तो ये एक सजा भी है। पर कुछ लोगों के लिए जो इंटरपर्सनल वाला आदमी है, जिसको ग्रुप पसंद है, उसके लिए तो लगेगा यार अकेला क्या है, मन ही नहीं लग रहा है, बोर हो गया। कई लोगों के लिए वरदान भी है, उसको अकेले में मजा आता है। फिर है विजुअल, देख के सीख रहा है, कुछ सामने अपन ने कुछ मान लीजिए एक्सपेरिमेंट किया, मैंने कुछ ऐसा करके बताया, तब लगा कि हाँ यार ठीक है, समझ में आ रहा है, तो दिस इज व्हाट विजुअल। देन वी हैव ऑरल, ऑडिटरी, म्यूजिकल। द चाइल्ड प्रिफर्स यूजिंग साउंड एंड म्यूजिक एंड लर्न्स बाय लिसनिंग एंड हियरिंग लेक्चर्स। आंख बंद करके सुनना, हिंदी या इंग्लिश की कोई पोयम है, हमने राइमिंग के साथ पढ़ाई, जनगण मन अधिनायक जय, ये क्या है, ये राइम है, राइम अपने दिमाग में बैठ गई। अब कहीं भी साउंड बजेगा और आप खड़े हो जाएंगे या आपके दिमाग में वो चीज़ें चलने लग जाएगी, होता है हमारे साथ, ये है ऑरल। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लर्निंग है, आप चाहे नोट कर सकते हैं, जैसा भी आपको लगे, फोटो वगैरह जैसा भी आप लगे खींच सकते हैं। द नेटवर्क टीचर, अब ये क्या चीज़ हुई, नेटवर्क टीचर, टीचर्स के पास में सारी चीज़ें इक्विप होना चाहिए वो। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से, जैसे कि आर्म्स बना दी है बहुत सारी, तो उसके पास करिकुलम डॉक्यूमेंट्स है, वो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट से जुड़ा हुआ है। खान सर वगैरह हम देख रहे हैं आजकल बहुत फेमस चलते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, कुमार गौरव जी हैं उत्कर्ष वाले, तो ये सब क्या है, नेटवर्क टीचर है, वो जुड़े हुए हैं चीज़ों के साथ में। डिजिटल फोटो शेयरिंग, वो डिजिटली काफ़ी इक्विप्ड है, अपने आप स्टूडेंट फ्रेंडली है, स्टूडेंट को कनेक्ट होने में दिक्कत नहीं हो रही है, स्टूडेंट वो पैसिव नहीं है, एक्टिव है, स्टूडेंट झिझकेगा नहीं, बात करने से पहले सोचेगा नहीं। जैसे वो भी होता है ना अपने व्हाट्सएप बैंकिंग या चैट बोट्स, हाँ, डिफरेंट बैंक्स, मैं अभी वही बता रहा हूँ सर, चैट जीपीटी के ऊपर अपन बात करेंगे, एज अ टीचर आप उसको कैसे काम में ले सकते हैं। तो वो जो चैट बॉट्स है वो क्या है, वो उसी तरीके से, बट एज अ टीचर अगर आप एज अ चैट बॉट है कि कोई भी क्वेश्चन बच्चे को है और वो आपके पास में आ रहा है, तो आप नेटवर्क टीचर हैं। दूसरे टीचर होता है ना, कभी हम अपनी क्लास में देखते हैं कि, या हम अपने एग्जाम्पल पे ले ले, हमारे पास में 5 टीचर्स थे, हम 2 के पास ही जाके और डिस्कस करना पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि वो बात को सुनते थे। हो सकता है बाकी बचे हुए 3 के पास नॉलेज अच्छा है, पर वो सुन नहीं रहे थे, हमारी बात को समझ ही नहीं रहे, तो वो क्या पता हमको सही देंगे या नहीं देंगे। तो वो उस डिलेमा के कारण बच्चा कई बार आता ही नहीं हमारे पास। सोशल बुकमार्किंग है, डिजिटल कम्युनिटीज़ है, सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज है, चैट, IRC, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, विकिपीडिया, ब्लॉग्स, लोकल कम्युनिटी से हम सीख रहे हैं, प्रिंट और डिजिटल रिसोर्सेज से हम सीख रहे हैं। ये सब टीचर को क्यों बताना ज़रूरी है? क्योंकि इन्फॉर्मेशन कहीं से भी आ सकती है। हम IT के रिवॉल्यूशन वाले एरा में रह रहे हैं। 10 साल पहले जो फ़ोन आ रहे थे, 10 साल बाद के फ़ोन में ड्रास्टिक चेंज हो गया। तो नित नहीं, दिन दुनी मतलब चीज़ें चेंज हो रही है, ओवरनाइट चीज़ें चेंज हो रही है। और अगर हम अपने आप को इन चीज़ों से इक्विप नहीं करेंगे तो हो सकता है लॉन्ग टर्म की रेस में हम आइसोलेट हो जाएं। आजकल ऐसे भी आ रहा है कि भाई रोबोट्स टीचर के साथ में असिस्ट करते हुए पढ़ा रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये AI का एक तरीके से इम्प्लीकेशन है। अब हमको लगता होगा, या एक क्वेश्चन चलता है कि भाई क्या AI हमारा जॉब ले लेगा या मैनुअल वाला पार्ट ले लेगा? तो वो नहीं ले सकता। अगर आप नेटवर्क टीचर हो तो आपको, आपके हाथ में रिमोट है उसको चलाने के लिए, तो आपका एड है। पर अगर हमने अपनी लर्निंग को ही रोक दिया और वो अपनी लर्निंग कंटिन्यूस करता गया, तो एक टाइम आएगा जब वो हमको सरपास भी कर सकता है, तो क्वेश्चनिंग आ जाएगी। तो हमको भी अपने आप से करना है, रोज एवैल्यूएशन करना है, रोज ग्रोइंग करनी है। कैसे करनी है? हम आगे पढ़ते हैं। ये कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स है,
अफेक्टिव स्किल्स है, यानी उसका एथिक्स, उसकी एम्पैथी। मान लीजिए कोर स्किल्स में बच्चा 19-20 है पर एथिक्स के अंदर अच्छा है, तो क्या होगा, उसको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कैसे? सीवी रमन सर जब एक बार एक इंटरव्यू ले रहे थे एक फिजिक्स के लिए, किसी प्रोफेसर या फेलोशिप के लिए, तो एक बच्चा आया था, बहुत दूर से था, ये रियल इंसिडेंट है। वो आया वहाँ पे, उसने इंटरव्यू दिया, सीवी रमन सर ने कहा कि नहीं, मेरे को लगता है कि आपको अभी थोड़ा सा नॉलेज फिजिक्स में कम है, जाइए थोड़ा पढ़ के आइए, उसके बाद अपन बात करेंगे। सुबह करीब 11-12 बजे की बात थी, और उसमें ऐसा था कि TA वगैरह जो है वो इंटरव्यूअर आपको दे रहा था एप्लीकेंट को। उसने कहा ठीक है, तो काफ़ी लोग आए थे। अब जैसे ही सीवी रमन सर शाम को 7 बजे के करीब बाहर निकलते हैं ऑफिस से, वो देखते हैं वो बच्चा वहाँ बैठा वेट कर रहा है, और वो एकदम उनको देख के खड़ा हो, तो उनको लगा कि अच्छा ये शायद इसलिए रुका हुआ होगा कि भाई लास्ट में जब लोग कम बचेंगे तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज़ ले लीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ। इस तरीके से होता है ना, अपन एकदम प्री कंडीशन माइंड के साथ जाते हैं, देखते हैं बिना सोचे समझे, अपन मन में यही कभी कभी होता है ना, अपने मन में अपन चीज़ें मान लेते हैं कैसा होगा। उन्होंने भी मान लिया कि शायद ऐसा ही हुआ होगा जब भी ये यहाँ बैठा है। वो आता है उनके पास, एक फॉर्म लेके आता है, सर ये आपके यहाँ से TA का जो फॉर्म है उसमें 10 रुपये 20 रुपये ज़्यादा है। ये उस वक्त की बात है जब 10-20 रुपये वाले भी वैल्यू करते थे। तो उसने कहा 20 रुपये ज़्यादा है, तो क्या, अरे कोई बात नहीं, 20 रुपये ज़्यादा थे तो क्या हुआ, रख लेते, या बाद में वापस तुम दे दे कि नहीं सर मेरे को लगा सर मेहनत की बात है और मैं अपने इस चीज़ को मतलब नैतिकता को और नहीं करना चाहता, एक एग्जांपल वगैरह मैं सेट करना चाहता हूँ, मेरे को लगा कि ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ 10-20 रुपये, कोई बात नहीं, मेरी जगह दूसरा आएगा उसको मिलते तो ज़्यादा काम आते। तो उन्होंने कहा कि कल से तुम ऑफिस में आ जाओ। तो बोले सर सुबह तो आप कह रहे थे कि फिजिक्स आती नहीं है, थोड़ा सीखना पड़ेगा, कि फिजिक्स तो मैं तुमको सिखा दूंगा पर ये जो ह्यूमैनिटी तुम्हारी है वो कहाँ से लाऊंगा। यानी इंट्यूटिव कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपके लिए ज़रूरी है, कभी कभी कोर्स से ज़्यादा काम कर लेता है। रतन टाटा और उनका एक एग्जाम्पल है, एक रिचुअल होता है, ये भी रियल इंसिडेंट है। एक रिचुअल होता है जिसमें टॉप की फाइनेंस कमेटी और उसका हेड चुना जाता है। तो उसका रिचुअल ऐसा है कि HR वगैरह सिलेक्शन कर देता है, अगले दिन चेयरमैन के साथ में एक लंच होता है, लंच के बाद में आपको ऑफिशियली चेयरमैन जो है वो लेटर हैंडओवर करते हैं। तो सब कुछ फाइनल हो गया था, सर बैठे थे सामने, जो एप्लीकेंट था वो भी सामने बैठा है, लंच कर रहे हैं। लंच के बाद, लंच के दौरान ही सूप आता है, सूप पीते हैं दोनों, मसाला वगैरह भी आता है, वो मसाला डालता है, लाता है, पीते, दोनों पीते हैं। और बस वो वेट कर रहा है कि सर बस लंच हो और मेरे को लेटर दे। सर देते ही नहीं है। लंच हो जाता है, हाथ मिला लेते हैं, लेटर ही नहीं देते। वो चौंक जाता है, क्योंकि ऐसा आज तक के इतिहास में, कंपनी के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि यार लेटर ही नहीं दे रहे हो लंच के बाद। मतलब आप अगर लंच तक पहुंच गए, चेयरमैन के साथ पहुंच गए, इसका मतलब आपका सेट है, टिकट पक्का है। मिला ही नहीं। वो गया HR के पास कि क्या हुआ, HR गया सर के पास कि सर क्या हुआ, लेटर ही नहीं दिया आपने, कल मिलते हैं अपन, कि नहीं अभी इसको होल्ड पे डालना, नहीं मिलेगी। अगले दिन जब वो HR आता है तो उसको बोलते हैं कि जब सूप आया था, सूप में उसने बिना टेस्ट करे मसाला डाल दिया। अब इसका मतलब क्या है? ये एक बहुत छोटी सी बात है, हमको लग रहा हो क्या है, ये कोई बात हुई है, बट वो ये कह रहे हैं कि जो इतनी छोटी बातों पर भी ध्यान नहीं दे रहा है, यानी अगर वो सूप जैसी चीज़ के अंदर भी बिना टेस्ट करे मसाला डाल रहा है, तो वो सोचो सिस्टम के साथ क्या करेगा। वो बिना टेस्ट करे, बिना चीज़ों का जायजा लिए, चेक करे, अपना डिसीजन दे सकता है। ऐसा बंदा टीम के लिए काम का नहीं है। तो छोटी छोटी आदतें भी हमको कभी बहुत भारी पड़ सकती है, या हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी अगर गौर करते हैं, हैबिट्स के अंदर उनको लेके आते हैं, तो हमको लगता है कि हम एक्सेल करेंगे। विदाउट शॉर्पनिंग योर वेपन, ये अपन ने बात करी, हेल्प देम टू डेवलप IQ, EQ, CQ एंड AQ। हाउ टू डिजाइन स्मार्टर ऑब्जेक्टिव्स, इकोलॉजिकल, टीचेबल, रीजनेबल, एडिटिव, मीनिंगफुल, कैसे डिजाइन करें। और यहाँ से मतलब ये एक पिरामिड है बच्चे के डेवलपमेंट का, कि रिमेंबरिंग, पहले वो याद रखता है, फिर वो उसको समझता है, अंडरस्टैंडिंग, फिर उसको वो अप्लाई करता है असेसमेंट्स में, क्विजेज में, अपने एक्टिविटीज़ में, फिर उसको एनालाइज कर रहा है, जो उसका रिजल्ट आ रहा है, उसने जो फॉर्मूला सीखा है उसको एनालिसिस कर रहा है, फिर उसका इवैल्यूएशन भी कर रहा है कि अच्छा ठीक है ऐसा आया होगा तो ऐसा हो सकता है, इन्फ्रेंसेस निकालता है वो, और उसके बाद में कुछ नया बनाता है। You don't have to be great to start, you have to start to be great। हैबिट्स की अपन बात कर रहे थे, एक इक्वेशन लिखी हुई है, आप लोगों को समझ में आ सकती होगी। 1.01 raised to power 365 is equals to 37.8 and 0.99 raised to power 365 equal to 0.03। ये क्या है, कोई इसकी एनालॉजी समझा सकता है, या ये कहाँ से लिया गया है,
कहाँ से इंस्पिरेबल है ये, मतलब कहाँ से आया होगा? थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए। हाँ, Every day if you improve 1%, हम्म, then by that year end you will be improving 37.8% kind of. हाँ 37.8% नहीं, 37 टाइम्स हो गया सर, 37 यानी 3700%। आप अगर एक से शुरुआत करते हैं, एटॉमिक हैबिट्स बुक है, आप लोगों को पढ़नी चाहिए, आई रिकमेंड। एटॉमिक हैबिट्स का मतलब है कि हैबिट कैसे बनाई जाए। हम लोगों ने देख तो लिया कि भाई यू आर व्हाट योर हैबिट्स आर। हम लोगों ने ये तो देख लिया कि हम वो हैं जो हमारी आदतें हैं, हम वो नहीं जो हमारे सपने हैं। ऐसा नहीं होता। जो हम ड्रीम कर रहे हैं, जो हम एस्पिरेशंस कर रहे हैं, वो नहीं है। हमारे एक्शंस क्या है, हमारे हैबिट्स क्या है, बस हम वही होंगे। हमको अच्छा लगता है कभी कभी मोटिवेशन लेक्चर्स देखना, सुनना, एक्सरसाइज वगैरह देखना, बट हम हैं क्या, जो हमारी आदतें हैं। तो आदतें सुधारे कैसे या नहीं कैसे लेके आए, उसका एक तरीका उन्होंने दिया है। 1.00 1 से शुरुआत कर रहे हैं और 1.01 को मैं ऐसे लिख सकता हूं प्लस 0.01। अब ये 0.01 क्या है? 1%, जैसा सर ने बताया। आप रोज 365 पावर है, 365 पावर का मतलब 1 साल का टारगेट। आप हो सकता है इसको 3 महीने भी कर सकते हैं, ठीक है, तो आप 90 कर सकते हैं या फिर 180 कर सकते हैं 6 महीनों के हिसाब से, इट डिपेंड्स अपॉन यू। बट एक एनालॉजी ऐसे ली गई है, 1 साल तक अगर हम अपने ऊपर ध्यान दें, या हम इस आदत को क्लास के अंदर भी लगवा सकते हैं, 1 साल तक हम 1% का चेंज अपने अंदर करेंगे। जो हम पहले हैं आज हम उससे 1% ज़्यादा होंगे, सिर्फ 1%, सिर्फ 1%। मान लीजिए कि हमको पहले 10 शब्द आते थे, अब हमने कोई 1 शब्द और एक्स्ट्रा सीखने के करा। या हम देखते हैं कि भाई वोकैबुलरी की बात आती है, रीजनल बैकग्राउंड से हम आते हैं। इंडिया मतलब कहते हैं ऐसा, जब हम पहले पढ़ते थे तो भारत की आत्मा गाँवों में बसती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। भारत में इंग्लिश इज़ नॉट अ लैंग्वेज, इट्स एन स्किल। हम जज करने लग जाते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं चीज़ों के ऊपर। तो सुधारने का क्या तरीका है? मेरे हिसाब से तो लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर, इट्स अ मीडियम। बट अगर आपको ग्लोबली अपनी चीज़ों को करना है, आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा है, बट इफ़ यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर सेल्फ देन इट्स ऑफ नो यूज़, क्योंकि वो किसी के काम नहीं आ पा रहा। तो आपको ग्लोबली सीखना है, तो आप क्या कर सकते हैं? छोटी छोटी चीज़ें आप करें कि भाई 5 शब्द 5 जने मिलकर नए नए सीखेंगे इस हैबिट्स के इक्वेशन से। तो 1 + 0.01 रेज़्ड टू पावर 365 इक्वल्स टू 37.8। अब जैसा सर ने कहा था 37% नहीं, 37 टाइम्स, यानी अगर देखा जाए तो 3780 3780% का चेंज 1 साल में आपने दिया है। कोई ग्रोथ कोई इंडस्ट्री नहीं देती आपके खुद के अलावा। आपने खुद पर काम किया, खुद पर 1% का इन्वेस्टमेंट किया आपने। 1% के इन्वेस्टमेंट से 3780% का रिटर्न मिल रहा है आपको साल भर के अंदर। LIC FDs सब फेल है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, इन्फ्लेशन। अगर हमारे साथ ही इन्फ्लेशन आ जाए तो क्या हो? 1.00 माइनस कर देते हैं 0.01। मैं ये मान रहा हूँ कि मैं चेंज नहीं करूँगा, नहीं, मेरे को नहीं लाना मेरे अंदर चेंज। तो मैंने क्या करा? अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया। मैं अपने आप को डिमिनिश कर रहा हूँ, डिटीरिएट कर रहा हूँ। कितना? 1%। एकदम से मैंने कहा नहीं यार क्या है, आज नहीं करते हैं, छोड़ो। ऐसा करते करते मैंने कहा साल भर तक मैं करूँगा। तो क्या हुआ? आंसर क्या आ रहा है? 0.03। हमने 1 से शुरुआत करी थी दोनों ही केसेस में। एक केस में हमको 1 साल में 3780% मिलता है, और यहाँ कितना मिलता है? 0.03, यानी अप्रॉक्सीमेटली 300% का डिक्रीज। सिर्फ 1% के डिटीरिएशन से हम 300% नीचे चले जाएंगे 1 साल के अंदर। ये एटॉमिक हैबिट्स के पावर है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, चक्रवर्ती जो हम कहते हैं। आइंस्टाइन ने कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ दिस नेशन, दिस लैंड, दिस यूनिवर्स। तो इस तरीके से अगर हम काम करें तो कुछ चीज़ें बन सकती है। कुछ क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। आपने एक क्वेश्चन किया था सर, मेरे को याद है, एडवर्सिटी क्वेश्चन कैसे बढ़ाना है। तो हम क्विज वगैरह जो बच्चे को दे रहे हैं, ठीक है, कुछ एक्टिविटी जब हम बच्चे को करा रहे हैं, उसका एडजुडिकेशन ऐसे करें विद लॉजिक्स के साथ। जैसे अगर बच्चा कहीं फेल हो जाता है, फेल का मतलब ये है कि भाई किसी टास्क उसको दिया गया, कोई एक्सरसाइज उसको दी गई और वो उसको ढंग से नहीं कर पा रहा,
तो उसका कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिक अगर अपन उसको दे पाते हैं तो उसका एडवर्सिटी क्वेश्चन बढ़ेगा। बार बार फेल करने के साथ उसके मन में ये रहे कि नहीं तुम कर सकते हो। जैसे होता है ना, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, स्कूल वगैरह में हम देखते थे, अगर आप मॉनिटर हैं और आपने कोई मान लीजिए गलती करी है, कोई कॉपी लाना भूल गए, तो क्या होता था, मॉनिटर पे फाइन ज़्यादा लगता था। ऐसा होता था, क्यों? वो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी समझाने के लिए कि तुम्हें एक जो पोजीशन दी गई है वो एक रेस्पॉन्सिबल पोजीशन है, और अगर तुम गलती करते हो तो वो मैनेजेबल नहीं रहेगी, मतलब उसके लिए तो यू आर नॉट गिल्टी, यू हैव टू बी गिल्टी इन दैट वे कि भाई मैं अगली टाइम से उसको रिपीटेटिव नहीं करूँ या रिपीटेशन नहीं लेके आऊँ उसके अंदर। तो वो उसके लिए उसको देना गया। अब सजा दे दी, बच्चे को बहुत बुरा लग रहा है, तो वैसा कुछ अगर हम काम करते हैं, कई बार क्या होता है, दो चीज़ें, जैसे कुमार वाली बात है, मार भी रहे हैं अंदर से थपकी भी दे रहे हैं, तो एक जगह तो उसको सजा दी है और अगली बार में अगर अच्छी बात आ रही है कि भाई वाकई में वो बच्चा डिजर्विंग है तो उसको ऊपर लेके आए, तो दोनों बातों से वो सीखेगा। मतलब ये एक अच्छे जो लीडर्स होते हैं, अच्छे जो पेरेंट्स, पेरेंटिंग की क्लासेस में कई बार हम बताते हैं कि आप सिर्फ बच्चे को मार के डांट के ही नहीं कर सकते, कभी ना कभी आपने अगर उसको डांटा है तो अगली बार में उसको वापस टर्न आउट करके देना पड़ेगा कि नहीं यार चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है करके, पर वो हाथाहाथ नहीं। अगर आपने उसको उस वक्त माफ़ कर दिया तो हो सकता है वो गलती लेके ही चलता रहे। महात्मा बुद्ध की एक कहानी है कि एक बार वो सरोवर पे स्नान कर रहे थे, तो एक कोई फूल था, बहुत टाइम बाद उगता है, 12 साल 13 साल में, तो उन्होंने उसको दूर से ऐसे सूंघ लिया। तो देवदूत आता है और उनको बोलता है कि बुद्ध आपको सजा मिलेगी, और वहीं उसी सरोवर में किसान होता है, वो उस फूल को तोड़ लेता है और वो उसको कुछ नहीं करता। तो वो कहते हैं कि ऐसा दोहरा तुम्हारा कैसा चरित्र है, मैंने तो सिर्फ सूंघा था, इसको स्मेल ली थी, और तुम मेरे को आके बोल रहे हो कि भाई सजा मिलेगी आपको। और ये तो किसान इसको तोड़ के ले गया कि सर ये किसान है, इससे हम एक्सपेक्टेशन इतनी कर सकते हैं क्योंकि इसकी चैतन्य अवस्था में नहीं है, आप तो चैतन्य अवस्था में है, आप भी अगर करेंगे तो फिर क्या उदाहरण जाएगा। तो इस तरीके से हम एडवर्सिटी क्वेश्चंस भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कुछ अभी इसमें सर थोड़ा सा और मेरा है वो कि जैसे अभी कोरोना काल आया था जी, तो हमको असाइनमेंट दिए थे वीडियो लेक्चर्स बनाना और गूगल मीट का क्लासेस लेना, तो एक बार थोड़ा अनईजी फील हुआ था, मतलब वीडियो लेक्चर्स और ये सब ऐसे भी ई लेक्चर्स बनाना या फिर ये ई नोट्स बनाना, इसका असाइनमेंट आया। फिर अभी हमारे कोटा में से एनबीए का आ गया, फिर कोर्स फाइल बनाना, कोर्स इन्फॉर्मेशन शीट और क्राइटेरिया इंचार्ज। तो आई मीन जब ये नया काम आता है ना, थोड़ा एडी करंट जैसा फ्लो होने लगता है। हाँ नहीं होगा सर, नया है ना इसलिए होगा वो तो, और उसका तरीका यही है सर, लर्निंग कर्व आपने पढ़ा होगा, वर्क स्टडी एंड एर्गोनॉमिक्स इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हमने पढ़ा था लर्निंग कर्व। हम एक रास्ते को, जैसे घर जाने का रास्ता कॉलेज से एक बार नया ले लेते हैं तो हम थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे, उस रास्ते को धीरे से पार करते हैं, हमको पता नहीं है ना आगे आने क्या वाला है। तो जैसे जैसे हम उस पाथ के ऊपर जाते रहते तो आँख बंद करके भी गाड़ी चला सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि वो चीज़ें हमको एकदम ईजी लगने लगती है। तो वो लर्निंग कर्व है, वो साइंस है कि भाई आप जितने बार बार उसको करेंगे उतना ही रिफाइन होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए है। पहले तो आपको क्वेश्चन समझना है और अगर समझ में आ जाए तो बताना है क्या समझ में आया, और जब समझ में आ जाए तो ये भी बताना है कि ऐसा हो क्यों रहा है। वाई रनर ऑलवेज टर्न इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसेन बोल्ट को दौड़ते हुए देखा है आपने, या किसी रेसर स्प्रिंटर को दौड़ते हुए देखा है आपने, टीवी में देखा होगा, कोई भी कोई ना कोई वीडियो, ये मूवी देखी सर लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान को। ठीक है देखा ही है। ट्रैक के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, ये एक ट्रैक की बात कर रहा हूँ मैं, मैराथन रेसेस की बात नहीं कर रहा, ट्रैक की बात कर रहा हूँ। 100 मीटर ट्रैक, 400 मीटर रिले, कोई भी ट्रैक है, उस ट्रैक की रेस जो है वो शुरू कहाँ से होती है, किसी एक पॉइंट से होती है, एलिप्स होता है उसमें, इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट सबका अलग अलग होता है पर एंडिंग पॉइंट सेम होता है, 100 मीटर पूरा करना है। पर मज़े की बात क्या है, उसका जो टर्न होता है ना, जो टर्न वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब ये ऐसा क्यों है? अब ये एक और क्वेश्चन है एक्सटेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए, जो चीज़ें हम आसपास देखते आ रहे हैं पर हम गौर नहीं करें कि ऐसा हो क्यों रहा है। फ्लाइट में अगर आप कभी बैठे हैं या कोई वीडियो देखी हो तो विंडो सीट के ऊपर एक डॉट होता है, वो डॉट क्यों है? अभी तक तो फिलहाल इस क्वेश्चन पे रहते हैं और फिर अपन कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, देखेंगे चीज़ों के साथ में। एक पेपर चाहिए वहाँ पर साथ।
कोई भी जवाब, कुछ भी आपको आइडिया अगर लग रहा हो, कुछ भी तुक्का ही मार लीजिए। अच्छा, एक हिंट दे देता हूं आपको, हार्ट कौन सी साइड में होता है? बस ये हिंट है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। जी बताएं बताएं। ये देखिए डिस्कशन वाली पार्ट है, आप एज एन इनफॉर्मल इसको रखेंगे कि भाई आपका डायलॉग डिस्कशन भी होता रहे और चीज़ें आप कुछ यहाँ से लेके जा सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें। कुछ आइडिया लग रहा है आपको? इसका मतलब तो ये हुआ कि लेफ्ट की तरफ मूव करना। हाँ, लेफ्ट की तरफ। जब भी तो मैंने बताया हार्ट कौन सी साइड में है? लेफ्ट में, और एंटी क्लॉकवाइज टर्न ले रहा है वो भी लेफ्ट में। तो अब इसके अंदर क्या सिमिलरिटी हो सकती है? दौड़ाइए दिमाग। ये इनर और आउटर क्या हुआ? इनर और आउटर से क्या मतलब? नहीं, एक मिनट आप बताइए, राइट में अगर मैं जा रहा हूँ तो वो आउटर हो गया, तो वो साइड इनर आउटर नहीं, लेफ्ट या राइट हुई ना। तभी तो मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड में हार्ट है, उसका इससे रिलेशन है। सेंट्रीपिटल फोर्स, लेफ्ट में चलेंगे तो राइट में लगेगा। एग्जैक्टली, लेफ्ट में चलेंगे तो राइट में लगेगा। एक नर्व होती है हार्ट में जाती है। टाइम हो गया सर? हाँ ठीक है, ठीक है। एक नर्व है जो ब्लड को पंप करने के लिए काम करती है, वो लेफ्ट टू राइट जा रही है। ठीक है, सर ने बता दिया, सर फिजिक्स से हैं। सर ने कहा कि अगर लेफ्ट टर्न में जाएंगे तो सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स राइट लगता है। अब माइक्रो सेकेंड की बात है ना, 0.01 सेकेंड से भी मेडल ऊपर नीचे हो सकता है। तो जब अपन दौड़ते हैं और एंटी क्लॉकवाइज टर्न ले रहे हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स ब्लड को ऊपर पंप करता है। ठीक है, ब्लड वैसे भी ऊपर पंप हो रहा है हार्ट के कारण, और सेंट्रीपिटल और उसको सपोर्ट कर रहा है। उससे दौड़ते टाइम हमको जो एनर्जी चाहिए, जो ब्लड पंपिंग चाहिए, वो मिल रही है। अब ठीक उसका उल्टा सोच लीजिए, अगर अपन क्लॉकवाइज टर्न लेते हैं तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उल्टा लगेगा, राइट टू लेफ्ट लगेगा। यानी हार्ट तो ब्लड को ऊपर पंप कर रहा है, सेंट्रीपिटल क्या करेगा? नीचे डाल रहा है। तो उससे क्या होगा? टाइम कम हो जाएगा, एनर्जी लॉस हो जाएगी और हम थक सकते हैं। इस कारण से एंटी क्लॉकवाइज टर्न है। आप अगर कभी विजय स्तंभ गए हैं या हेलिकल स्टेयर्स अगर आपने देखी हो, एक डंडे पे हेलिकल जो सीढ़ियाँ होती ना, एक ही खंबे के ऊपर जो सीढ़ियाँ चल रही है, उस पर टर्न कहाँ पे होता है? एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए होता है क्योंकि हमें ऊपर चलते हुए एनर्जी चाहिए, लूज नहीं करनी है। इस कारण से हम वहाँ पे ले रहे हैं। ये नेचुरल फिनोमेना है। साइंस, नॉलेज, टेक्नोलॉजी हमारे आसपास ही है, बस देखने की नज़रिया हमारे को रखना पड़ेगा। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपन करते हैं। ये नीचे एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, वाई द मंथ ऑफ चैत्रा हैज़ बीन नेम्ड एज सच। इंडिक सिस्टम जो है वो बहुत एडवांस सिस्टम है, मतलब नॉट ऑन रिलीजियस बेसिस बट ऑन साइंटिफिकल एस्पेक्ट्स। ये प्रूव हो गया है। तो चैत्र महीने का नाम चैत्र क्यों है? कोई बता सकता है अपने से? आउट ऑफ लीग क्वेश्चन है बट फिर भी। अब इसमें साइंस क्या है? एस्ट्रोनॉमी ये कहती है, या जो प्रोटोकॉल है वो ये कहता है, जिस प्रथमा तिथि के अंदर चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र के नाम से महीने का नाम है। तो अगर वो चित्रा नक्षत्र में है तो चैत्र, कार्तिक नक्षत्र में तो कार्तिक, कार्तिका नक्षत्र में तो कार्तिक, अश्विनी नक्षत्र में तो अश्विन। अब मजे की बात क्या है? नक्षत्र कितने हैं, कॉन्स्टेलेशंस कितने हैं? 27, और महीने कितने हैं? 12 या कभी कभी 13 भी हो जाते हैं। हमको कैसे पता पड़ा कि ये जो 27 नक्षत्र है इसमें से ये 12 ही रिपीट होंगे? ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है। रिपीटेटिव ऑब्जर्वेशन से उन्होंने देखा कि यार ऐसा ही हो रहा है। तो पहले तो एक प्रोटोकॉल बनाया, एक हाइपोथेसिस बनाई, फिर उसका प्रूफ एक्सपेरिमेंट से, तब जाकर के प्रोटोकॉल बना। क्या ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि ये चीज़ आ सकती है। छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपन करते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट की सबसे खास बात क्या है? ये फेवरेट एक्सपेरिमेंट है मेरा, HC वर्मा सर के सामने भी किया था। ये एक्सपेरिमेंट की मजे की बात ये है कि ये 1 या 2 पैसे का होगा। पूरी कॉपी की कॉस्ट निकाल लीजिए, उसमें से कितनी सी स्ट्रिप की कॉस्ट निकाल लीजिए, पर ये जो कॉन्सेप्ट देता है ये बढ़िया होगा। कोई बता सकता है मैं क्या बना रहा हूं? कुछ भी बता दीजिए, जैसा भी आपके मन में चल रहा है, कुछ भी। आई थिंक ये जो गिलास के ऊपर प्लेट है, नहीं ये नहीं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं, ये अलग है। ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हैं। हाँ, साउंड नहीं, साउंड नहीं, पेपर हेलीकॉप्टर। हाँ, कैसे अभी देखेंगे अपन। विजिबल है सबको? अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉप करता हूँ तो क्या होगा, देखते हैं। ठीक है, आपने सबने देखा क्या हुआ?
क्या कर रहा था, ये घूम रहा था, ठीक है, एग्री। मैम आपने देखा था क्या नीचे जब ये जा रहा था? नहीं देखा था। वापस दिखाऊं? वापस दिखा देता हूं, एक बात ध्यान से देखना, ठीक है, आपके सामने घूम रहा है ये, ठीक है। हाँ, डायरेक्शन डजंट मैटर, अभी अपन क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज पे नहीं जा रहे, पर ये घूम रहा है। न्यूटन का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी वस्तु को अगर v बराबर 0 पे छोड़ा जाए तो वो क्या करेगी, फ्री फॉल करेगी, नीचे आ रही है, ठीक है। पर न्यूटन के सिद्धांत में घूमने का तो किसी ने बताया नहीं। मैंने इसको क्या करा, v बराबर 0 पे छोड़ा, v बराबर 0 पे छोड़ दिया। ये घूम क्यों रहा है, यही मेरा क्वेश्चन है। आपको यहां पर आके अगर आप समझा सकते हैं चीजों के साथ डिस्क्रिप्टिव वे में, तब बताइए। जो भी आपको लगता है, मतलब इसका पूरा सिद्धांत आपको समझाना है, इसकी एनालॉजी बतानी है, ये एक मैकेनिज्म है। अब इसकी खासियत क्या है, रियल टाइम के अंदर फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट। हमेशा फिजिक्स वालों के साथ क्या दिक्कत है, मेरे पिताजी फिजिक्स पीएचडी हैं, तो मैं हमेशा उनसे बोलता था कि यार आप हमेशा ये क्यों कहते हो कि लेट इट बी एक्स, मान लो g बराबर 10। हम हमेशा हाइपोथेसिस में जी रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करते करते। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे अपन, इस बार इसको रियल टर्म फिजिक्स के अंदर समझेंगे। रियल में क्या हो रहा है, एयर ड्रैग को हम हमेशा नेग्लेक्ट कर देते हैं, विस्कोसिटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट नहीं करना है। इसके साथ में ये रियल टर्म एग्जांपल है, यहाँ वैक्यूम नहीं है तो वैक्यूम वाली चीजें भी लगेगी नहीं, आइडियल सिस्टम लगेगा नहीं, रियल सिस्टम का एग्जांपल है। अब आपको ये समझाना है कि ये घूम क्यों रहा है। हमने तो सही पढ़ा है, न्यूटन ने बोला है कि भाई अगर अपन किसी भी चीज को छोड़ते हैं तो वो नीचे आएगा, नीचे तो आ रहा है, पर ये घूम क्यों रहा है। अच्छा, घूमता क्यों है, कोई चीज, कोई वस्तु क्यों घूम रही है, क्या सिद्धांत है, क्या टॉर्क लग रहा है। फोर्स से तो चलेगी सर, घूमने के लिए क्या चाहिए, टॉर्क। अब ये घूम तो रही है, यानी इतना तो हमको पता चल गया कि भाई टॉर्क तो लग रहा होगा। टॉर्क कैसा लग रहा है, मैंने तो इसको v से 0 से छोड़ा था, मैंने इसको कुछ भी टॉपल किया नहीं, कुछ भी किया नहीं, कि टॉर्क आया कहां से। बैलेंस नहीं हो रहा सर। मैं आपके पास आता हूं, जो बताएगा और वहीं से अपन समझेंगे। बताइए, आप बताएंगे पहले, आप बताइए। सर नीचे जब जा रहे हैं तो एयर रेजिस्ट कर रही है इसको, बताइए। ने जो एनवायरनमेंट में जो एयर है वो रेजिस्ट कर रही है इसको नीचे जाने से। ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस से तो इसको भाई, एक जैसे मान लीजिए एक पेपर है, ले लूं सर यहां से, ये पेपर है, ये स्ट्रिप है, इसको अगर मैं छोड़ता हूं तो ये एयर रेजिस्टेंस है। ये देखो, ये भी टॉपल कर रहा है, एयर तो रेजिस्ट कर ही रही है, पर ये घूम क्यों रहा है, यही तो क्वेश्चन है मेरा। दोनों विंग्स पे बराबर फोर्स नहीं लग पा रहा। आइए, नहीं, विंग्स की जो एजेज है उन पर फोर्स अलग अलग लग रहा है, यहाँ अलग है तो यहाँ यहाँ तो बराबर लग रहा है, हाँ, लेकिन ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है। चलिए थोड़ा और सोचिए, वापस आते हैं आपके पास, आप बताइए क्या कह रहे हैं। वही चीज़ है। सोचिए सोचिए, देखिए एक्सपेरिमेंट आपके बीच से उठाया गया है, आपकी इस मैम की कॉपी से उठाया था, वहीं से बनाया था, आप लोगों के बीच ही इसका सॉल्यूशन होगा। साइज अलग अलग है ना इनका, साइज चलिए ठीक है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो किसी पे कुछ फोर्स लग रहा है, किसी पे कुछ लग रहा है, तो बैलेंस नहीं हो पा रहा। तो उससे क्या हुआ, बैलेंस नहीं होगा तो उसको बैलेंस खुद करने के लिए शायद इस पे टॉर्क लगेगा। नहीं शायद नहीं, एग्जैक्ट आंसर बताइए। सर इसमें कुछ ऐसा कुछ हो रहा है कि फोर्स का एक कंपोनेंट जैसे इस वाली विंग पे इस डायरेक्शन में, इस वाली विंग पे इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में विंग पे अगर फोर्स लगा तो ये तो फिर एक्सेस ही टूट जाएगा। अगर मैं इसको यूं ही फोर्स लगाऊंगा तो ये तो जीरो हो गया। ये नहीं, इससे टेंजेंशियल ये डायरेक्शन में, जिससे मतलब कोई एक कंपोनेंट कुछ इस तरीके से लग रहा होगा। फोर्स की डायरेक्शन 90 डिग्री घुमा दीजिए आप, थोड़ा बहुत सही कह रहे हैं, मूवमेंट लग रहा है, थोड़ा बहुत पहुंचे कुछ तो पहुंच रही है। चलिए ठीक है, एक छोटी सी बात मैं आपका ऑब्जर्वेशन की बताता हूँ। ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है, आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर एरिया, ये फिन है, ये फिन है इसके, ठीक है, इसके नीचे ये एक्सिस है, रोटर बोल दीजिए, एक्सिस बोल दीजिए, और ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया दिख रहा है आप सबको, ये वाला, ये पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर एरिया आप लोगों को दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, इसका एरिया कांस्टेंट है। अब हम लोगों को इतना तो पता चल गया है कि जब अपन इसको नीचे डाल रहे हैं, नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, तो उस पर फोर्स तो लग रहा है, बढ़ा हुआ। ये जो फोर्स है लग क्यों रहा है, एयर रेजिस्टेंस के कारण, एयर ने इसके ऊपर प्रेशर किया। तो अब ये जो फिन है, ये बढ़ा हुआ प्रेशर यहां एग्जर्ट कर रहा है,
इस रेक्टेंगुलर एरिया पे। अब रेक्टेंगुलर एरिया की थोड़ी सी इक्वेशन समझ लेते हैं। मैग्नस इफेक्ट तो स्पिन बॉल वाला होता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण चेंज आ रहा है। बर्नौली थ्योरम का एक प्रिंसिपल है P1 V1 = P2 V2। मैग्नस नहीं है, ये नॉर्मल सा इक्वेशन आप लोग समझने के लिए कुछ भी समझ सकते हैं। प्रेशर मेरा बढ़ गया, ठीक है, एरिया मेरा कांस्टेंट है, तो क्या होगा, फोर्स, ये बढ़ा हुआ फोर्स कहां लग रहा है, ये क्रॉस सेक्शन लिया मैंने इसका, ये एक्सिस, ये रेक्टेंगुलर पार्ट, इस पे टेंजेंशियली लग रहा है। आपकी जो डायरेक्शन थी ना वो फिन पे ऐसी थी, फिन पे ऐसे नहीं होगी, फिन पे ऐसी होगी। 3D में देखिए, एक लाइन ऑफ फोर्स मान लेते हैं इस पेंसिल को, ये फिन जो है ये यहां पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो लाइन ऑफ फोर्स कहां जाएगी, इधर जाएगी, और इसी फिन की लाइन ऑफ फोर्स कहां जाएगी, इधर जाएगी। तो टॉर्क बनाने के दो तरीके हैं, टॉर्क बनाने के दो तरीके हैं। एक पेंसिल ले सकते हैं हम, एक पेन ले सकते हैं, और उस पर अगर अपन एक फोर्स यहां से लगा रहे हैं और एक फोर्स यहां से लगा रहे हैं, तो ये क्या बनता है, कपल, दो फोर्स के कपल से। यहां पर कपल बन रहा है, ये जो बढ़ा हुआ फोर्स है ये कपल बना रहा है, क्योंकि एरिया कांस्टेंट है, फोर्स बढ़ गया, ये जो कपल है ये इसको घुमा रहा है एयर रेजिस्टेंस के साथ। अब टॉर्क का कॉन्सेप्ट अगर अपन यहां बच्चे को समझा देते हैं, तो जब वो आगे इलेक्ट्रिकल में डीसी मशीन्स पढ़ेगा, मोटर पढ़ेगा, तो कभी भूल ही नहीं सकता, ठीक है। एक एक्सरसाइज है, ये वाला एक्सपेरिमेंट बड़ा रहेगा, टाइम अपने पास कम है वैसे। एक छोटी सी एक्सरसाइज, मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था, टावर ऑफ हेनोई गेम है, आप में से कोई भी इसको ट्राई कर सकता है। इसको मिनिमम स्टेप्स में इस टावर की मदद से इस टावर के अंदर ये स्टैक जमाना है। नियम क्या है, किसी भी छोटे के ऊपर कोई भी बड़ी रिंग नहीं आ सकती। तो कितने मिनिमम स्टेप्स में हम इसको भर सकते हैं, क्वेश्चन ये है पहला। सेकंड ये है, जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स आप बोल रहे हैं उसमें कैसे भरेंगे, ये दो क्वेश्चन है। आप चाहें तो डाउन द लाइन अपन वापस कंटिन्यू कर सकते हैं, 5 मिनट का अगर आपको गैप वगैरह लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो अपन कंटिन्यू करते हैं जैसा आपको लगे। सेवन कैसे, प्रैक्टिस से भी आ जाएगा, प्रैक्टिस से भी हो जाएगा। नहीं, इसका लॉजिक क्या है, 7 कैसे बना आपने, क्या फॉर्मूला लगाया, कुछ लगाया आपने, 2 की पावर n - 1। सही है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है ये। 2 आउटकम हमको करने हैं, नंबर ऑफ टावर हमने 2 काम में लिए, तो 2 की पावर, नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है 3, 2 की पावर 3 8 - 1 7। अब करके देख सकते हैं, बताइए, आपके पास ही लिया दो। सेवन। भारत के टीचर बड़े महान हैं, बस थोड़ा सा क्या है, इनको पुश चाहिए। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके सामने करता हूँ मैं। अपने एक्सपेरिमेंट छोटे ही होते हैं सर। हमने 2015 में, जब मेरे को याद है, 35 एक्सपेरिमेंट की सीरीज़ बनाई थी और बच्चों के लिए वर्कशॉप कराई थी। राजस्थान पत्रिका ने उसको पैन इंडिया कवर किया था। हम ऐसे ही छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट बनाते हैं, क्योंकि क्या है कि अगर हम एक जगह बोलें कि साइंस हमारे पास में है, साइंस हमारे पास में, बड़े बड़े किट लेके चले जाएं, तो क्या मतलब। सो वी शुड प्रैक्टिस व्हाट वी आर प्रीचिंग। हम जो बता रहे हैं हमको भी करना आना चाहिए। एक एग्जाम्पल, एक माचिस की तीली, पानी की गिलास यहीं पर भरी हुई थी, मैंने कुछ घर से नहीं लाया, सिर्फ माचिस की तीली लेके आया, ठीक है। अब जादू नहीं है, ये साइंस है। अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ तो क्या होगा, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, तैरेगी ड्यू टू सरफेस टेंशन एंड डेंसिटी। दो ही बातें हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत। चलिए तैर रही है, इतना तो अपन सही पढ़ के, मतलब ठीक है, फिजिक्स थोड़ी बहुत अपन लोग सब लोगों ने पढ़ी है जी। उत्प्लवक बल, हाँ, बायंसी फोर्स। अब एक मैंने क्या करा है, एक बॉडी बनाई है, रियल टाइम बॉडी बनाई है। और रियल टाइम बॉडी क्या है, मिक्सचर ऑफ 2 बॉडीज है। एक है ऑलपिन, एक है माचिस की तीली, मैच स्टिक। उसको मैंने एक दूसरे के अंदर डाल दिया, तो एक सिस्टम बन गया। हम हमेशा आईआईटी के या फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो
सोचते थे, हाइपोथेटिकली अज्यूम देयर इज अ बॉडी हु इज हैविंग अ डेंसिटी ρ1 एंड अ डेंसिटी ρ2 एम्बेडेड इनटू ईच अदर। ऐसा कहते थे, हाइपोथेटिकली मान लो। मैंने कहा मानना क्यों, हम बना सकते हैं, हमने बना ली। अब होगा क्या, देखते हैं क्या होना चाहिए। कुछ डूब जाएगी, कैसे डूबेगी देखते हैं। वर्टिकली अलाइन हो रही है ये, ऐसा लग रहा है नीचे से मैंने कोई मैग्नेट लगाया है, नहीं लग रहा आपको? आपसे बोली बस एक एक राउंड भी ले लेते हैं। देखिए आप दोनों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक मैच, ये उसी मैच स्टिक के बॉक्स से निकाली हुई मैच स्टिक है, उसी के अंदर ऑल पिन डाली है और उसी को नीचे डाला है, तो ये एकदम ऐसा वर्टिकली अलाइन हो रही है। ये वर्टिकली अलाइन क्यों हो रही है, क्वेश्चन यही है। बाउंड्री पे होती तो फोर्स अनबैलेंस होता है। बाउंड्री मतलब कौन सी बाउंड्री? मतलब इंटरफेस जहाँ पे लिक्विड और हाँ, एक मिनट, वापस डालना है, वापस डाल देते हैं। बताइए, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा, इंटरफेरेंस वाली बात नहीं समझ पाया। इंटरफेस सर। हाँ कैसे, बताओ ना। ये लीजिए, मैं क्या करूँ, मतलब इसको मैं कैसे कैसे करूँ? ये ऐसे सीधा डाल दूँ? हॉरिजॉन्टल डालने के लिए तो इसकी साइज जितना डायमीटर नहीं है, तो मैं उसको वैसे डाल नहीं सकता। एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायंसी जो है वो बैलेंस हो गए, इस कारण से ये क्या है, आइडेंटिकली बैलेंस हो गई। बायंसी का क्वेश्चन है, रियल टर्म। इसके अंदर हम क्या सीख रहे हैं कि अगर हमें हाइपोथेटिकली दो बॉडीज बनानी है तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हम कर सकते हैं। 2-3 स्लाइड और है, थोड़ा जल्दी रैप अप करते हैं। लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, सीखना फिर उसको भूलना, वापस सीखना, ताकि हमारे दिमाग खाली होगा। दूध का बर्तन भरा हुआ है, उसके अंदर दूध भरते जाएंगे तो क्या होगा, भर ही नहीं सकते। युक्ति युक्तम प्रगृह्णात बालदापि विचक्षण रवेरे वश्यम वस्तम न किम न दीप प्रकाशेत। ऐसा कहा गया है कि अगर एक अच्छा आदमी है, वाइज मैन है, वो किसी बच्चे के द्वारा बोला गया बात को भी सुनता है, क्योंकि कभी कभी आइडिया कहीं से भी आ सकता है। नीचे उन्होंने उपमा क्या दी है कि क्योंकि ऐसी जगह भी होती है जहां पर सन का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा, वहां पर एक दीप तो प्रकाश कर सकता है ना। तो कभी कभी छोटे छोटे आइडियाज भी हमको बड़ी बड़ी डिस्कवरीज दे देते हैं। लर्निंग, डूइंग और ग्रोइंग। लर्निंग विद डूइंग इज ग्रोइंग। या तो हम सिर्फ सीख सकते हैं या सिर्फ काम कर सकते हैं, पर हमको एक चैलेंज के साथ चलना है, लर्न भी करना है, बढ़ना भी है, इसलिए लर्निंग विद डूइंग, ग्रोइंग। मोटिवेशन और डिसिप्लिन, एक डिफरेंस है। आप लोग यहाँ बैठे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, वो एक मोटिवेशन है। डिसिप्लिन क्या है, लगातार उस चीज़ को काम में लेते हुए करना, तो ऊपर ग्राफ जा रहा है। मोटिवेशन में एकदम से हमारा एंथू बढ़ जाएगा, फिर वापस नीचे हो जाएगा, एंथू बढ़ जाएगा, नीचे हो जाएगा, एक साइन वेव चल रही है। और यहाँ पर एक पैराबोलिक, हाइपरबोलिक ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। कुछ कम्युनिटीज़ हैं, एज अ टीचर आप ज्वाइन करें, सेंटा है, एडी फेलोशिप है, एनईपी पोर्टल्स है, एनपीटीएल का लेक्चर है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि भाई जॉय ऑफ इनोवेशन को कराते हुए अगर हम काम करें, कुछ एक्सपेरिमेंट के साथ काम करें, कुछ छोटी छोटी चीज़ों के साथ काम करें, प्रोबेबिलिटी वगैरह के क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, बच्चों को महसूस करवाएं कि हमें इंक्लूसिव होकर काम करना है, तो वाकई में कुछ चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स, गूगल लेंस आप लोगों ने काम में लिया है, नहीं लिया है तो लीजिए। गूगल लेंस क्या है? एग्जैक्टली आपको कोई शीट बनानी है, कोई असाइनमेंट बनाना है, बच्चों को आप दिखा सकते हैं कि उसकी इमेज कैप्चर करनी है और गूगल पे अपने आप सर्च हो जाएगी। तो ये एआई का यूज है, उसके अंदर हम काम में ले रहे हैं ओसीआर। एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आप उसे बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, कैरेक्टर को पढ़ना, फिर उसके बारे में सर्च करना। बहुत ईजी सा ऐप है, सब जगह मिल रहा है आजकल, तो गूगल लेके भी आता है, मतलब इनबिल्ट देता है। चैट जीपीटी, मजे की बात क्या है इसकी, 5 दिन में 1 मिलियन यूजर हो गए। एक तहलका मचा दिया आईटी के अंदर। एक एआई बॉट है जो चैट के साथ में गूगल से भी अच्छे रिजल्ट दे रहा है। आप बोलिए कि मेरे को पोएम लिख के देनी है, पोएम लिख के दे देगा। आप बोलिए मेरे को कोड लिख के देना है, कोड लिख के दे देगा। बच्चों के साथ आप उसको बोलिए कि मेरे को चीज़ ऐसे समझाओ जैसे मैं 5 साल का बच्चा हूँ, वैसे समझा देगा। काम में लीजिए चीज़ों को, कंटेंट वगैरह बना के दे सकता है, असाइनमेंट्स दे सकता है, जैसा आप गए वैसा काम करके दे सकता है। माइंड मिस्टर एक माइंड मैप टूल है। हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं पर कभी कभी कलेक्टिव नहीं होते, या फिर पढ़ते टाइम आंसर नहीं आ रहे, घर पे बात कर रहे तो आंसर दिमाग में आ रहे, फिर बातें याद आती, अरे यार ऐसे कर देते तो वो क्यों है? क्योंकि ऑर्डर्डनेस नहीं है। वार्डरोब में कपड़े ठूस के भरे हुए हैं, तो जब पहनने के लिए कहीं लेके जाना है, फंक्शन में जाना है, तो ढूंढने में ही टाइम लगा जाता है।
अगर उसी जगह अगर हम ढंग से रखते हैं, तय करके रखते हैं, तो ऑर्डर्ड ही रहता है। तो माइंड को भी ऑर्डर्ड तरीके से अगर हम सोचना है तो कैसे करें? माइंड मैपिंग टूल, माइंड मैपिंग, थॉट्स किस तरीके से आ रहे हैं, एक स्टेप के अगर मैं जाता हूं फिर मैं आगे क्या करूंगा, नेक्स्ट में क्या करूंगा, ये चीजें बच्चा अगर चैप्टर वाइज करे, धीरे धीरे हैबिट में लेके आए तो बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। कैनवा एक टूल है पीपीटी वगैरह बनाने के लिए, पोस्टर्स बनाने के लिए, क्रिएटिव्स बनाने के लिए, फ्री है। लाइनर, हाईलाइटिंग वेब पेजेस, कभी यूट्यूब का वीडियो देखते हैं बहुत अच्छा लगता है, अब लगता है कि सेव करके रखे, डाउनलोड कैसे करें, किसी वेब पेज को पढ़ते हैं लगता है यार कंटेंट तो बहुत अच्छा है, इसको बुकमार्क करना है, हाईलाइट करना है, तो लाइनर यूज कर लीजिए। हाईलाइटिंग द वेब पेजेस, बुकमार्किंग योर वीडियोस, जब आप यूट्यूब पे अगली बार वो वीडियो चलाएंगे तो वो उसी बुकमार्क पे चलेगा। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, ये तो मैं कुछ कम बता रहा हूँ टाइम के हिसाब से, बट अगर हम इन चीज़ों को लेते हुए काम में लें तो हम काफ़ी सारी चीज़ें इंक्रीज कर सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस है, इसको ओपन आज नहीं रहने देते। एज इज जस्ट अ नंबर, ये लास्ट स्लाइड है। हम कहते हैं कि हम अभी हमारी उम्र ही क्या है, या अभी हम बच्चे हैं, अभी तो तुम बच्चे हो, कोई बात नहीं, थोड़े बड़े हो जाओ करेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहला वाला papersandparcel.com। 13 साल का बच्चा था जिसने कंपनी बनाई, यंगेस्ट मिलेनियर है इंडिया में, यंगेस्ट सीईओ ऑफ इंडिया, उसको अवार्ड मिला। कुछ कहानी बिल्कुल घर जैसी कहानी है कि मैथ्स का होमवर्क करके गया, कॉपी घर भूल गया, स्कूल गया, स्कूल में डांट पड़ी, बहुत बुरा लगा कि यार पापा पहली बार तो होमवर्क किया था और आज ही डांट पड़ गई। तो अब क्यों? क्योंकि मुंबई में कॉपी घर से भी नहीं मंगवा सकते, जोधपुर या छोटी जैसे मान लीजिए गाँव के अंदर तो चलो फ़ोन कर दिया, पापा लेते हुए रिसेस में पहुँचा देना, तो पहुँचा जाती है, घर पे आ जाती है। बोला यार पापा से डिस्कस कर रहा था, पापा आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आती होगी ना बहुत सारी, कि हाँ यार आती तो है, तो क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन तो कुछ नहीं है, लेट्स बिल्ड समथिंग। कुछ बना दिया, एक वेबसाइट बना दी। अब बोले कि पापा पहुंचाएंगे कैसे, सप्लाई चेन ही नहीं है। तो बोला कि चलो डब्बा वाला को पकड़ते हैं। मुंबई में एक चीज़ फेमस है, डब्बा वाला। तो उन्होंने उसको बोला कि आप लोग जब टिफ़िन डिलीवर नहीं करते हैं तब क्या करते हैं? तो क्या कुछ नहीं करते। तो बोले कि साइड इनकम चाहिए क्या? कि हाँ बिल्कुल, कि ठीक है मैं आपको सामान दूंगा, आपको एक जगह से दूसरी जगह जैसा टिफ़िन डिलीवर करते हैं वैसे वो सामान डिलीवर करना है। 40 रुपये में हाइपर लोकल डिलीवरी सब सिस्टम मुंबई में चालू कर दिया, उसका नाम था पेपर्स एंड पार्सल, और आज वो कंपनी ग्रो ही हो रही है। तो प्रॉब्लम देखा, सॉल्यूशन माइंडसेट था, सॉल्यूशन बिल्ड कर दिया। सप्लाई चेन की दिक्कत भी थी, ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी रखी, बात करा, कन्विंस करा लोगों को। छोटा बच्चा अगर आइडिया लेके आ रहा है तो लोगों ने सपोर्ट भी किया, और आज चीज़ें आसपास में ही है। ये बाकी कुछ कंपनीज हैं 18 साल 16 साल के बच्चों ने जो खोल रखी है। अंतः अस्ति प्रारंभ, एंड करते हैं। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, उठो मोह निद्रा त्यागो, पांचजन्य का नाद करो, विजय पताका फहराने को अब तुम ऐसी हुंकार भरो कि धमनी में रक्त नहीं, लावे का संचार करो, लावे का संचार करो। धन्यवाद, जय हिंद।